पार्ट 20 आशी क्रिश का चेंजिंग रूम रोमांस। क्रिश होटल जाकर आशी को उसके कमरे में उसके बिस्तर पर सुलाता है और उसे ब्लैंकेट से ढकते हुए उसके मासूम चेहरे को देखकर उसके बालों में हाथ फिराते हुए गंभीर आवाज में धीरे से बोला, मैं जानता हूँ फायरफ्लाई, आज तुमने मेरा जो रूप देखा उसे बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें ये सच्चाई पता चलनी जरूरी थी, क्योंकि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। प्यार कहने को तो बहुत मीठा एहसास है, लेकिन ये हमें कमजोर बना देता है। अगर तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो जाएगा। प्यार जिद और नादानियों को बढ़ावा देता है, लेकिन अब तुम्हें नादान नहीं बल्कि स्ट्रांग बनना है, क्योंकि भविष्य में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसे बर्दाश्त करने और उससे टकराने के लिए तुम्हारा मजबूत होना बहुत जरूरी है। और यह सिर्फ मेरा डर ही कर सकता है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सिर्फ फायरफ्लाई नहीं हो, बल्कि वक्त आने पर ड्रैगन किंग की ड्रैगन क्वीन भी बन सकती हो। कमजोर लोग सिर्फ गुलामी करते हैं, राज करने के लिए मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए वक्त वक्त पर तुम्हें मेरा नया रूप देखने को मिलेगा। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी, और इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा फायरफ्लाई, क्योंकि तुम्हें एक क्वीन बनना है। ब्लैक डेविल प्रिंसेस। क्रिश ने आशी के माथे पर धीरे से किस किया और वहां से निकल गया। इस वक्त सुबह के लगभग 7 बजे बज रहे थे। दोपहर लगभग 2 बजे आशी की आंखें खुली और उसने खुद को होटल के बिस्तर पर पाया। इस वक्त उसका सिर बहुत भारी लग रहा था और दर्द हो रहा था, शायद बहुत ज्यादा रोने के कारण। उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे क्रिश की हरकतें याद आ गईं, जिन्हें याद कर वह एक बार फिर रोने लगी। आशी ने रोते हुए अपने आप से कहा, तुम बहुत बुरे हो साइको। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुमने उन लोगों को बेरहमी से मार दिया। मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डराने से मैं डर जाऊंगी, लेकिन नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। ये कहकर आशी ने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और खुद को हिम्मत दी। वह धीरे से बिस्तर से उठकर बाथरूम में गई और फ्रेश हुई, लेकिन शॉवर के ठंडे पानी के नीचे भी वह रो रही थी। उसके दिल में यह बात घर कर गई थी कि क्रिश उससे प्यार नहीं करता, बल्कि किसी मकसद के लिए उससे शादी करना चाहता है, चाहे वह मकसद उसके परिवार को खुश रखना ही क्यों न हो। थोड़ी देर बाद आशी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आए और अपनी अलमारी से एक ग्रीन सूट, येलो प्लाजो और दुपट्टा निकाला। उसने ये पहनकर क्लोजेट से बाहर आकर अपने बालों की फ्रेंच चोटी की और आंखों में हल्का काजल लगाया, क्योंकि ज्यादा रोने के कारण उसकी आंखें सूज चुकी थी। आशी ने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप भी किया था, क्योंकि आज वह अपने चेहरे का दुख किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। उसे अभी भी क्रिश की बातें याद आ रही थी, लेकिन उसने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा था। आशी अभी तैयार हो ही रही थी, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे की नॉक की आवाज सुनकर आशी ने दरवाजे पर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी। आशी की इजाजत मिलते ही कैथी और नताशा कमरे में दाखिल हुए। अपने दोस्तों को देखकर आशी उनके पास गई। कैथी, नताशा, तुम लोग यहाँ? कैथी ने आशी से कहा, हाँ आशी, हमें पता चला कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तू आराम कर रही है, इसीलिए सुबह से हमने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। अब कैसी है तेरी तबीयत? रात को डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ, क्या उसके कारण तू अभी भी परेशान है? कैथी की बात सुनकर आशी बिस्तर पर बैठते हुए कैथी से बोली, उस बारे में मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। बेहतर होगा तुम लोग मुझसे इस बारे में बात न करो। फिलहाल मैं ठीक हूँ। इसके बाद आशी ने इंटरकॉम पर किसी को अपने कमरे में खाना लाने का ऑर्डर दिया। नताशा और कैथी आशी के चेहरे के भाव देख रही थी, जो इस वक्त काफी गंभीर लग रहे थे। आशी कहीं खोई हुई नजर आ रही थी, मानो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। तभी आशी ने नताशा से पूछा, आज तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए? नताशा ने बताया, कैसे जाते? तू हमारे साथ नहीं जाने वाली थी, तुझे छोड़कर कैसे जाते? इसीलिए सारे लड़के इस वक्त होटल के पीछे वाटर पार्क में मस्ती कर रहे हैं। हम भी तुझे साथ में लेने आए हैं, तू चलेगी हमारे साथ? ये सुनकर आशी ने कुछ देर सोचा और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ जरूर। आशी ने लंच किया और फिर एक बैग में कुछ बिस्कुट और स्नैक्स रख लिए। ये देखकर कैथी ने आशी से पूछा, आशी, तू अपने बैग में ये स्नैक्स क्यों रख रही है? आशी ने अपना बैग रेडी करते हुए कहा, कुछ नहीं, आज मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, रास्ते के लिए ले लिया है। चलो चलते हैं। अब सभी दोस्त होटल के पीछे वाटर पार्क के लिए निकल गए।
वहां पहुंचकर सभी लड़कियां स्विम सूट पहनकर पानी में खेलने लगी। आशी ने एक बॉडी हगिंग लॉन्ग स्विम सूट पहना था जो कहीं से भी रिवीलिंग नहीं था। कैथी, जो इंग्लिश थी, उसने बिकनी पहनी हुई थी और नताशा ने शॉर्ट्स पहने थे जो ऊपर से जिम टॉप जैसा और नीचे से थाई तक थे। लड़के शर्टलेस होकर पानी में मस्ती कर रहे थे। तभी लड़कियों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। इस वाटर पार्क के ठीक सामने दूर एक राउंड डाइनिंग टेबल पर क्रिश राका से कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहा था। लिंडा ने एक शॉर्ट और ब्यूटीफुल बिकनी पहन रखी थी जिसमें वह अपनी खूबसूरत बॉडी फ्लॉन्ट कर रही थी, जो आसपास बैठे न जाने कितने लोगों का दिल लूट चुकी थी। वह काफी अदाओं के साथ स्विम कर रही थी। पानी में डुबकी लगाकर अचानक ही बाहर निकलते हुए उसने अपने बालों से पानी झटका। कहने को तो लिंडा स्विम कर रही थी, पर उसका सारा ध्यान क्रिश की तरफ था। वह उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर क्रिश अपने काम में लगा हुआ था और इधर उधर देख भी नहीं रहा था। तभी बातों बातों में क्रिश की नजर वाटर पार्क में खेल रहे सभी बच्चों पर गई। क्रिश के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन तभी उसने देखा कि समर, कैथी, नताशा और आशी पर पानी फेंक रहा है। बाकी लड़के भी मस्ती कर रहे थे। हालांकि कोई किसी को बॉडी टच नहीं कर रहा था, फिर भी यह चीज क्रिश को गुस्सा दिला गई। तभी राका ने क्रिश से कहा, क्रिश, कल जिन लोगों को तुमने सजा दी उनसे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली, पर हम इतना जान पाए हैं कि वे जीवा के लिए काम करते हैं और उसी के कहने पर लिटिल मैडम को किडनैप करना चाहते थे। राका की बात सुनकर क्रिश हैरानी से बोला, जीवा, ये वही शार्प शूटर है ना जिसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है। राका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल वही जीवा, जिसका टारगेट कभी नहीं चूकता। बस उसे अपने टारगेट की जानकारी मिलनी चाहिए और उसके बाद उसे खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वह लिटिल मैडम को किडनैप क्यों करना चाहता था। अगर वह चाहता तो सही मौके पर उसे शूट कर सकता था, क्योंकि जीवा के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लोग भी सिर्फ टारगेट की जानकारी ही उस तक पहुंचाते हैं, बाकी काम जीवा खुद करता है। तो इस बार उसने लिटिल मैडम पर हमला करने के बजाय उसकी किडनैपिंग का प्लान क्यों बनाया? मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। राका की बात सुनकर क्रिश वाटर पार्क में खेल रही आशी को देखते हुए राका से बोला, अगर जीवा ने फायरफ्लाई को टारगेट करने के बजाय उसे किडनैप करने का सोचा है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। जहां तक मैंने उसके बारे में सुना है, उस तक कोई पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वह एक स्लीपर सेल की तरह काम करता है। टारगेट मिलने पर ही बाहर आता है और अपना काम खत्म करके फिर गायब हो जाता है। लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। फायरफ्लाई पर नजर रखो। कल रात के बाद उसके छोटे से दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इन बातों को कहते हुए क्रिश का चेहरा काफी गंभीर लग रहा था और राका भी उसकी इस गंभीरता को देख रहा था। क्रिश ने जो गॉगल्स पहन रखे थे वे काफी हाई क्वालिटी और हाई टेक्नोलॉजी फीचर से लैस थे। जरूरत पड़ने पर इनसे किसी भी चीज को जूम करके देखा जा सकता था, चाहे वह चीज 500 मीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। क्रिश ने देखा कि आशी का चेहरा अभी भी मायूस है, वह कहीं खोई खोई सी लग रही है। आशी का खेलने का मन नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से एक्सक्यूज मांगकर वहां से चुपचाप निकल गई। आशी को वहां से जाता देख क्रिश ने भी राका और लिंडा से एक्सक्यूज लेकर उसके पीछे जाने का फैसला किया। ये चीज लिंडा ने भी नोटिस कर ली और उसके तन बदन में आग लग गई। उधर आशी अपने कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ गई थी। वह चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस खोल ही रही थी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा है। यह महसूस होते ही आशी ने डर के मारे अपने सीने पर हाथ रखकर पीछे पलटकर देखा तो सामने क्रिश खड़ा था। क्रिश को अपने सामने देखकर आशी एकदम से कांप गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी आशी को अपनी हालत का ख्याल आया, जो इस वक्त लगभग बिना कपड़ों के थी। यह महसूस होते ही आशी ने जल्दी से अपने एक हाथ से सीने को कवर किए हुए हैंगर से अपने दुपट्टे को उतारने लगी और तभी क्रिश ने पीछे से उसके हाथों पर हाथ रख दिए। आशी हाथ हैंगर पर ही अटक कर रह गया। फिर क्रिश ने धीरे से अपना चेक आशी की कंधे पर रखते हुए बड़ी की मैग्नेटिक वॉइस में कहा, क्या छुपाना चाहती हो फायरफ्लाई? तुम भूल रही हो मुझे इन्हें देखने का हक है। कहते हुए क्रिश ने आशी को बैक हक कर लिया। उसके दोनों हाथ आशी के सीने पर थे, जो महसूस करके आशी की आकर हैरानी से फैल गई थी। उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। उसने अगले ही पल क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा,
साइको, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन क्रिश के हाथ आशी को काफी मजबूती से जकड़े हुए थे। आशी को स्ट्रगल करते हुए देखकर क्रिश ने थोड़ा कठोर आवाज में आशी को वार्न करते हुए कहा, स्टॉप फायरफ्लाई, स्टॉप डूइंग नॉनसेंस। तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, आई हैव एवरी राइट टू टच यू एंड फील यू। कहते हुए क्रिश उसकी बॉडी को अपने हाथों से चलाने लगा। आशी को उसकी छुअन काफी अजीब लग रही थी, उसके तन बदन में कट जैसा दौड़ रहा था। आशी की पीठ क्रिश के सीने से लगी हुई थी। तभी आशी ने महसूस किया क्रिश उसके कंधे और कानों के पास किस कर रहा था। यह महसूस होते ही आशी के शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आशी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए क्रिश को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, आह, यह क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, प्लीज साइको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अपने लायक नहीं समझते, फिर भी हर पल मेरे करीब आते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? आशी की बात सुनकर क्रिश मदहोशी से उसके गले और कंधे पर किस करते हुए बड़े प्यार से बोला, मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें अच्छे से पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, फायरफ्लाई। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने लायक नहीं समझता? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी तरफ यूं ही खींचा नहीं आता। प्यार का पता नहीं, लेकिन हर पल तुम्हें अपने आसपास चाहता हूँ, अपने करीब चाहता हूँ, बहुत करीब। और तुम चिंता मत करो, यहाँ से वापस लौटकर हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तो दोस्तों, क्या आशी माफ कर देगी क्रिश को? जब 112 क्रिश आशी का टशन। फिलहाल मुझे तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस करना है, फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिश ने अचानक ही आशी को अपनी तरफ पलट लिया। क्रिश की इस हरकत से आशी की आंखें अचानक ही खुल गईं और वह अपनी आंखों को बड़ा करते हुए क्रिश के चेहरे की तरफ देख रही थी। वह काफी हैरान थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अगले ही पल क्रिश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। यह महसूस होते ही आशी हक्की बक्की रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन क्रिश अपने होठों से उसके होठों को दबाकर बहुत ही प्यार से सक कर रहा था। कुछ पल बाद आशी को होश आया और वह क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्रिश तो जैसे उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं था। क्रिश के हाथ लगातार आशी के बदन पर चल रहे थे। आशी इस वक्त भीगी हुई थी, वह क्रिश को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। क्रिश को अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। आशी की सांसें भी लगभग उखड़ने लगी थी। 15 मिनट के कीस के बाद फिश को यह एहसास हुआ कि आखिर अब उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी। यह महसूस होकर ना चाहते हुए भी क्रिश ने आशिकी के होठों को छोड़कर उसके गले और कॉलर वॉन पर किस करना शुरू कर दिया। अपने होठों को आजाद महसूस करके आशी लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर क्रिश पागल हो रहा था। वह अपने एंट्रांस नजरों से उस हिस्से को देखते हुए बिना एक पल गंवाए अचानक ही उसे पर टूट पड़ा। क्रिश के होठों को अपने सीने पर महसूस करके आशी की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि क्रिश काफी वाइल्ड और पैशनेट बिहेव कर रहा था। वह लगातार क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर चेंजिंग रूम के वॉल के अगेन पुश करते हुए और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया था। अब आशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने क्रिश को खुद से दूर करने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आह साइको, प्लीज मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा, दूर रहो मुझसे, करीब मत आओ मेरे, छोड़ो मुझे साइको। आशी की बात सुनकर क्रिश उसके बदन पर किस करते हुए बड़ी ही मदहोशी से बोला, शशिश शांत हो जाओ फायरफ्लाई, बस थोड़ी देर और। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी मुश्किल और मत बढ़ाओ, बस थोड़ी देर शांत रहो। मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, बस तुम्हें फील करना चाहता हूँ। डू यू नो फायरफ्लाई, योर बॉडी इज वेरी सॉफ्ट। मुझे इन्हें टच करना, फील करना बहुत अच्छा लगता है। तुम जब मेरे करीब होती हो, मुझे सुकून मिलता है। जब से तुमसे मिला हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। तुम्हारे साथ हर लिमिट क्रॉस कर जाने का दिल कर रहा है, और अब मैं खुद को और काबू नहीं कर सकता। बहुत जल्द मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हारे साथ हर वह मूवमेंट एंजॉय करूंगा जो करने की चाहत अब मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। बहुत जल्दी तुमने बिस्तर पर मेरे नीचे मौन करती हुई नजर आओगी। कहते हुए क्रिश ने मदहोशी में आकर आशी के सीने पर बाइट कर लिया, जिससे आशी की एकदम से चीख निकल गई। उसने झटके से क्रिश को खुद से दूर किया। क्रिश खुद को संभाल नहीं पाया और कुछ कदम की दूरी पर चला गया, क्योंकि उसकी पकड़ आशी पर बिल्कुल लूज थी।
आशी तुरंत ही अपने बॉडी को अपने दुपट्टे से कवर करते हुए गुस्से से क्रिश की तरफ देखकर घूरते हुए चिल्लाते हुए बोली, यह क्या हरकत है साइको? मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसे तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तुम्हें न ही कभी मेरी फीलिंग की फिक्र रहती है, न ही मेरे इमोशन की। तुम्हें जो जी में आता है वही करते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचती हूँ और क्या चाहती हूँ। और उसके बावजूद तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करके जिंदगी भर तुम्हारे टॉर्चर को सहती रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी से पहले तुम इतने क्रूएल हो, शादी के बाद क्या करोगे? मुझे एक स्वीट और केयरिंग हस्बैंड चाहिए, एक हार्टलेस पसंद नहीं। कल रात तुमने उन लोगों को इतनी दर्दनाक मौत दी, ये साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। बार बार मुझे भी नीचा दिखाते हो, कभी मेरी बॉडी का मजाक उड़ाते हो और कभी उसे अट्रैक्टिव कहते हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम खुद पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो। मैं समझ चुकी हूँ, तुम भी बाकी ठरकी लड़कों की तरह हो, जो सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं ही पागल थी, तुमसे प्यार कर बैठी, तुम तो प्यार के लायक ही नहीं हो। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें मजे ही करने हैं तो जाओ अपनी लिंडा के साथ करो, क्योंकि आशी खिलौना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कहकर आशी जल्दी से अपने कपड़े ठीक करते हुए अपने सूट और प्लाजो का सेट लेकर वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी क्रिश अपनी जलती हुई निगाहों से आशी को घूर रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। आशी को वहां से जाता हुआ देखकर उसने गुस्से से आशी का एक हाथ पकड़कर उसे झटके से मोड़ दिया और उसकी पीठ की तरफ लगाते हुए गुस्से से आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम भूल रही हो फायरफ्लाई, इस वक्त तुम किसके सामने खड़ी हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर सकता हूँ। कल का नजारा तो तुम्हें याद ही होगा। और तुम मुझे लिंडा के पास जाने के लिए कह रही हो। अगर मुझे लिंडा के पास ही जाना होता तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता, समझ गई तुम मेरी हो फायरफ्लाई, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है। तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी और आज के बाद अपनी यह जुबान खोलने की कोशिश मत करना, वरना इसे काट कर फेंकने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। और तुम्हारे लिए ये जानना बेहतर होगा कि मुझे गूंगे लोग बहुत पसंद हैं, जो मेरे आगे जुबान नहीं खोलते। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप वैसे ही करो, समझ में आए बात? कहते हुए कृष्ण ने झटके से आशी का हाथ छोड़ दिया। आशी, जो इस वक्त दर्द से अपनी आंखों में नमी लेकर कृष्ण के चेहरे की तरफ देख रही थी, उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक ही कृष्ण की कमर से उसकी गन छीन ली और कृष्ण के ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, वरना क्या करोगे साइको? बताओ मुझे जरा, मैं भी तो जानूं। तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो तो ठीक है, आज आर पार की लड़ाई हो ही जाए। रोज रोज तुम्हारे हाथों से टॉर्चर होने से अच्छा है या तो आज तुम मर जाओ या फिर मैं मर जाती हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार सकती साइको, क्योंकि तुम मेरे बाबा के बेटे हो। कभी प्यार किया था मैंने तुमसे, लेकिन तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुमसे चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम्हें तो ना लोगों के दर्द से फर्क पड़ता है, ना आंसुओं से। इसलिए मैं आज तुम्हारी इस खौफ का अंत कर दूंगी। कहकर आशी ने तुरंत ही अपने सिर पर बंदूक तान दी और कृष की तरफ देखते हुए गुस्से और नफरत से बोली, मैं तुम्हें नहीं मार सकती साइको, लेकिन खुद को मार सकती हूँ। कहते हुए आशी जैसे ही ट्रिगर दबाने को हुई, कृष ने जल्दी से अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए अचानक ही आशी के हाथ पर एक किक मारी, जिससे आशी खुद को संभाल नहीं पाए और तुरंत नीचे गिर गई। गन उछलकर अचानक ही कृष के हाथों में आ गई। कृष उस गन को देखकर अपने घुटनों के बल आशी के सामने बैठ गया और उसके जबड़े को अपने एक हाथ से कस के दबाते हुए गुस्से से नीली आंखों से आशी को घूरते हुए चिल्लाकर बोला, नाइस मूव फायरफ्लाई, ट्रेनिंग का काफी अच्छा असर हो रहा है तुम पर अफसोस तुमने ये गलती मेरे सामने दोहराई। मैं कल रात को ही तुम्हें वार्निंग दी थी, कोई भी उल्टा सीधा ख्याल अपने दिमाग में लाने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम बहुत टेढ़ी खीर हो, प्यार से समझती ही नहीं। कृष उसके गाल पर अपने दांत रखकर उसे लगभग पर चबा जाता है। कृष ने उसे बहुत जोर से बाइट कर लिया था। दर्द के मारे आशी की चीख निकल गई। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। कृष के दांत आशी के गाल पर छप चुके थे और काफी गहरा घाव कर गए थे। उससे लगभग ब्लड आने लगा था। कृष उसे ब्लड को अपनी जीभ से लिक करते हुए
अपनी गर्दन को टेढ़ा करके एक सनकी वाले भाव से बोलते हुए, बहुत बड़ी गलती कर दी फायरफ्लाई, ये कदम उठाकर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कोई भी ऐसा काम मत करना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बेवकूफ़ी की, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुमने मेरी धमकी को बहुत हल्के में ले लिया। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। गलती की सजा मिल रही होगी, और तुम्हें भी मिलेगी। तुम अभी जो करने जा रही थी, तुम्हें बहुत जल्द इसका पछतावा होने वाला है। तुमने आज जो किया है फायरफ्लाई, मैं तुम्हें इसकी इतनी खौफनाक सजा दूंगा कि तुम आज के बाद चाहकर भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर पाओगी। जस्ट वेट एंड वॉच, कहकर क्रिश गुस्से से एक नजर आशी को देखकर वहां से निकल गया। उसका लुक इतना खतरनाक था कि आशी डर से कांप गई थी, उसे अपने चेहरे पर दर्द हो रहा था। क्रिश की धमकी को याद करके आशी फूट फूट कर रोने लगी। तभी आशी के मन में कुछ ख्याल आया और उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं कमजोर होकर नहीं रह सकती। मैं साइको को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, कहकर आशी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल गई। आखिर कहां तक जाएगा दोनों का टशन? क्या क्रिश अपनी मोहब्बत जाहिर कर पाएगा आशी के सामने? क्या आशी समझ पाएगी कभी क्रिश की मोहब्बत को? जब 114 आशी की चालाकी या मासूमियत। आशी इधर उधर भाग रही थी, लेकिन वे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह उनके पकड़ में नहीं आ रही थी क्योंकि छोटा कद होने के कारण जब भी वे उसकी तरफ झपटते, आशी अपनी तेजी दिखाते हुए दूसरी ओर निकल जाती। लेकिन अगले ही पल उन लोगों ने आशी को चारों तरफ से घेर लिया। अब सभी गुंडे आशी को चारों ओर से घेरकर उसके आसपास गोल गोल चक्कर काटने लगे और जोर जोर से हंसते हुए बोले, हा हा हा, अब भाग कर कहाँ जाओगी छोटी बच्ची? अब तुम हमारे चंगुल में फंस चुकी हो, यहाँ से बचकर भागना नामुमकिन है। तभी आशी ने भी गोल गोल घूमते हुए उन्हें देखते हुए कहा, आखिर तुम लोग हो कौन और मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? गुंडे हंसते हुए बोले, हा हा हा, वो सब हम तुम्हें नहीं बता सकते छोटी बच्ची। बस इतना जान लो कि तुम हमारा टारगेट हो और हमें तुम्हें जिंदा पकड़ने का आदेश मिला है। आज हम अपने बॉस की डिमांड पूरी करके लाखों कमाएंगे। आशी ने अपने बैग को पीठ पर कसकर बाजू में लपेटते हुए ठीक से एडजस्ट किया और उन लोगों से बोली, देखो, मैं तुम लोगों को वार्न कर रही हूँ, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत गर्म है। उस साइको ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, ऊपर से तुम लोग मुझे तंग करने आ गए। देखो, मैं उसका सारा गुस्सा तुम लोगों पर उतार दूंगी, सर फोड़ दूंगी तुम लोगों का, दांत तोड़ दूंगी, फिर बिना दांतों के तुम अच्छे भी नहीं लगोगे। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम अपने बॉस से कह देना कि मैं नहीं मिली, ओके बाय, कहकर आशी ने अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए पाउट बनाया और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी एक गुंडे ने जल्दी से आशी का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, तुमने हमें छोटा बच्चा या बेवकूफ समझ लिया है क्या, छोटी बच्ची, जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? चलो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लॉलीपॉप, चॉकलेट और पिज्जा देंगे। वैसे भी इस जंगल में अंधेरा हो चुका है, अब यहाँ जंगली जानवर घूम रहे होंगे, तुम्हें खा जाएंगे। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर आशी ने अचानक मासूम चेहरा बनाकर पूछा, क्या इस जंगल में सच्ची में भूत हैं? अंकल, मुझे भूत से बहुत डर लगता है, और उससे भी ज्यादा उस भूत के अंकल, उस साइको से, वह तो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुसीबत में फंस जाती हूँ। अंकल, क्या आप मुझे भूतों से बचा लोगे ना? आशी मासूमियत से अपनी टिमटिमाती आंखों से उस आदमी को देखने लगी। वह आदमी आशी के मासूम चेहरे को देख अपने आप से बोला, ये कितनी मासूम बच्ची है, पता नहीं हमारे बॉस को इसकी क्या जरूरत है। अब तो इसे किडनैप करने में भी मुझे दुख हो रहा है, कहीं वह इसे मार न दे। वैसे भी कितने मासूम लोग दुनिया में बचे हैं। उस गुंडे ने अपने साथ वाले दोस्त से कहा, ए डैनी, सुन ना, देख, ये कितनी मासूम है, इसे तो पता भी नहीं है कि हम इसे किडनैप करने वाले हैं, और ये चुपचाप हमारे साथ जा रही है। मैं कहता हूँ इसे छोड़ देते हैं, पता नहीं हमारा बॉस इसके साथ क्या करने वाला है। मेरी 9 साल की भतीजी भी ऐसी ही मासूम है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं क्या करूं? उसकी बात सुनकर डैनी चिल्लाते हुए बोला, तू पागल है क्या? इसके मासूम चेहरे को देखकर कैसे पिघल सकता है? हम किडनैपर हैं, बच्चों को किडनैप करना हमारा काम है, और इसके लिए तो हमें मोटी रकम मिली है। हमारा काम है इसे किडनैप करके अपने बॉस को देना, बाकी जो वह करेगा, वो उसकी मर्जी।
बदले में हमें पैसे मिलेंगे और हमारी फैमिली उसी पर चलती है। पागल मत बन, तुझसे नहीं होगा तो जाकर कार में बैठ, मैं देखता हूँ इसे। कहकर डैनी ने शरीफ गुंडे से आशी का हाथ खींच लिया और उसे कार स्टार्ट करने के लिए कहा। तीसरा गुंडा उन सभी के पीछे चल रहा था। तभी उस तीसरे गुंडे का ध्यान आशी के बैग पर गया और उसने सोचा कि शायद उसमें पैसे और गहने होंगे। उसने आशी से बैग की डिमांड करते हुए कहा, ए सुनो लिटिल गर्ल, तुम्हारे बैग में क्या है? मुझे अपना बैग दो। आशी ने गुंडे की बात सुनकर जल्दी से अपने बैग को पीठ से उतारकर अपने सीने से लगा लिया और मासूम चेहरे से गुंडे को देखते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपना बैग नहीं दूंगी। इसमें ना खाने पीने की चीजें हैं, तुम खा गए तो फिर मैं यहाँ से कैसे भागूंगी? वैसे भी मैंने सिर्फ 3-4 पैकेट स्नैक्स के लिए हैं, इसलिए मैं अपना बैग तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हें खाना है तो खुद खरीद कर खाओ, ये मेरे हैं। आशी की बात सुनकर गुंडे को गुस्सा आने लगा। उसने झट से आशी से उसका बैग छीन लिया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं किडनैपर हूँ, जान ले लूंगा तुम्हारी। इस बैग में जो भी है वो अब मेरा है। आशी मासूमियत से उसे देखने लगी। गुंडे ने बैग खोलकर देखा तो उसमें सचमुच केवल खाने के आइटम रखे हुए थे। स्नैक्स के पैकेट को देखकर गुंडे का मुंह बन गया। फिर उसने आशी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, बेवकूफ लड़की, जब घर से भाग रही थी तो गहने और पैसे लेकर नहीं भागना था, पेटू की तरह खाने का सामान लेकर भागी है, इडियट। गुंडे की बात सुनकर आशी ने मासूमियत से कहा, अंकल, इडियट मैं नहीं, आप हो। आप ही सोचो, मैं पैसा और गहना थोड़ी ना खाती हूँ। मुझे भूख लगती है, इसीलिए मैंने अपनी जरूरत का सामान लिया है। और वैसे भी मुझे किसी भी कीमत पर वहां से भागना था, वरना वो साइको मुझसे शादी कर लेता और मैं उस खड़ूस से कभी शादी नहीं करूंगी। आपको पता है वो मुझे कितना डांटता है। आशी ने गहरी सांस लेकर कहा, कहता है मैं उसके लायक नहीं हूँ और फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है। गधा कहीं का हुए है। अब लाओ, मेरा बैग मुझे वापस दो। आपको कुछ खाना है तो खा लो, वरना मेरा सिर मत खाओ। कहकर आशी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तभी डैनी ने आशी की मासूम बातों को सुनकर खुद से कहा, ये लड़की सचमुच बहुत मासूम है, पर क्या करें, किस्मत हमसे कभी कभी गलत काम भी करवाती है। डैनी ने आशी को उसका बैग देने के लिए स्वान से कहा, स्वान, उसका बैग उसे वापस कर दो। स्वान ने आशी के बैग को देखते हुए कहा, क्यों, मैं इसका बैग वापस क्यों कर दूं? भले ही इसमें पैसे और गहने नहीं हैं, पर खाने का सामान है। वैसे भी हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब इसके सारे स्नैक्स मैं खाऊंगा। वैसे भी कौन जाने, यहाँ से जाने के बाद ये जिंदा रहेगी या मर जाएगी। कहते हुए स्वान ने आशी के स्नैक्स के पैकेट निकालकर खाना शुरू कर दिया। अब आशी मासूमियत से उसे देखते हुए बोली, अरे अंकल, आपको भूख लगी है तो सारे मत खाओ, 1-2 मुझे भी दे दो, मुझे भी भूख लगी है। आप एक काम करो, ये टेंगी फ्लेवर का स्नैक्स और बिस्किट मुझे दे दो, ये मेरे फेवरेट हैं, बाकी आप खा लो। कहकर आशी उस आदमी से अपने स्नैक्स और बिस्किट के पैकेट छीनने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपनी पकड़ उस स्नैक्स के पैकेट पर मजबूत करते हुए कहा, ये बहुत टेस्टी है ना? आशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, ये बहुत टेस्टी है। मेरे सारे दोस्तों को यही पसंद है और मुझे भी। अब दो मुझे। ये सुनकर उस आदमी को स्नैक्स के पैकेट के लिए लालच आने लगा। उसने जल्दी से आशी से वह पैकेट छीन लिया, उसे फाड़कर खाने लगा और बोला, अगर ये टेस्टी है तो इसे मैं ही खाऊंगा, तुम नहीं खाओगी। उस गुंडे को सचमुच वह स्नैक्स बहुत टेस्टी लग रहे थे। वह स्नैक्स खाते हुए बहुत खुश हो रहा था और उसने डैनी को भी स्नैक्स ऑफर किए। डैनी भी भूखा था तो वह भी खाने लगा। दोनों मजे से स्नैक्स खा रहे थे। सभी लोग आशी को हाईवे की तरफ ले जा रहे थे। आशी मन ही मन मुस्कुरा रही थी और अपनी आंखें मटका रही थी, शायद उसने कोई चाल चली थी। वे लोग हाईवे से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थे, तभी अचानक उन दोनों को चक्कर आने लगे और वे जमीन पर गिरने लगे। एक गुंडे को शक हुआ और उसने आशी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या है इस स्नैक्स में? हमें चक्कर क्यों आ रहा है? डैनी भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। तभी आशी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखकर बोली, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे डूबी डूबी दब दब। आकी का कच्चा जान के हमको ना समझाना रे डूबी डूबी दब दब। अंकल, खतरे से बचने के लिए मैंने इस स्नैक्स में नशीली दवा मिला रखी थी, ताकि अगर कोई जानवर मेरे पीछे पड़े तो मैं चालाकी से उसे खिला सकूं और वह बेहोश हो जाए। पर अफसोस, इसके डोज पर जानवरों का नहीं, आप लोगों का नाम लिखा हुआ था। वह क्या है ना, मेरा साइको चाहे कितना भी खड़ूस हो, पर उसने हमें जंगली जानवरों से बचने के लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है।
अब आप लोग यहाँ आराम कीजिए। भले ही भूत कितना भी खतरनाक हो, पर आप जैसे इंसानों से खतरनाक तो नहीं होगा, और मुझे हनुमान चालीसा भी आता है। आप अपनी सोचिए। बाय, फिर कभी नहीं मिलेंगे अंकल, कहकर आशी ने अपना बैग उठाया और तभी उसकी नजर उन लोगों के मोबाइल पर पड़ी, जो कि एक बड़ा और स्क्रीन टच मोबाइल था। आशी ने कुछ सोचकर उनसे सॉरी कहते हुए उनका मोबाइल ले लिया और फिर अपना मोबाइल उन लोगों को देते हुए कहा, मैं चोरी नहीं करती, बस आपका मोबाइल उधार ले रही हूँ। मजबूरी है, वरना साइको मेरे मोबाइल को ट्रैक करके मुझ तक पहुंच जाएगा और मुझे जंगल में जीपीएस मैप की जरूरत है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अंकल, आप अपनी नाइट एंजॉय कीजिए इस जंगल में, कहकर आशी मुस्कुराते हुए उनका मोबाइल लेकर वहां से चली गई। आशी अपना गाना गुनगुनाते हुए जंगल की तरफ चली गई और वे लोग हाफ पैरालिसिस की हालत में आशी को जाते हुए देखते रह गए। दरअसल आशी ने जो केमिकल इस्तेमाल किया था, वह किसी भी इंसान या जानवर को 1 घंटे के लिए पैरालाइज कर सकता था। अब सभी गुंडों को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। इधर दूसरी तरफ आशी जंगल में काफी अंदर तक पहुंच चुकी थी। अब रात के लगभग 10 बजे बज चुके थे और अंधेरा देखकर उसे काफी डर लग रहा था। जंगल में शेर और भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं, जिससे आशी ने भूत और जानवरों से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसे डर लगने लगा था, इसलिए उसने अपने आप को सांत्वना देते हुए कहा, नहीं आशी, तू डर नहीं सकती। तू डरेगी तो कमजोर पड़ जाएगी। तुझे स्ट्रांग बनना है, तुझे हिम्मत रखनी होगी। कान्हा जी, हनुमान जी तेरे साथ हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कहते हुए आशी जंगल के और अंदर बढ़ने लगी। रात के 12 बजे बज चुके थे और वह घंटों से लगातार चल रही थी। अब वह थकने लगी थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट से उजाला करते हुए जंगल में आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया और वह गिर पड़ी। आशी को कुछ चोटें और खरोंचें लग गईं। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपने हाथ और पैरों को देखा तो पाया कि कुछ कांटे चुभ गए थे, लेकिन अंधेरे के कारण वह उन कांटों को निकाल भी नहीं पा रही थी। और अचानक ही मोबाइल की फ्लैशलाइट भी बंद हो गई, क्योंकि उसमें बैटरी कम थी। जल्दबाजी में आशी एक्स्ट्रा टॉर्च भी नहीं लाई थी। अब आशी को काफी डर लग रहा था, इसलिए वह अंधेरे में एक पेड़ के नीचे सरककर बैठ गई। वह आसमान की तरफ देख रही थी, पर अंधेरे में चांद और तारे भी नजर नहीं आ रहे थे। अब वह अपने निचले होठों को बाहर निकालकर बड़ी मासूमियत से बोली, हे कान्हा जी, प्लीज मुझे इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल दो। मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बस आप पर भरोसा करके आपके सहारे ही जा रही हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ। मैं साइको पर बोझ नहीं बनना चाहती। वह मुझसे प्यार नहीं करता, फिर भी मुझसे शादी कर रहा है और मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। जब मैं उसकी नजरों से दूर चली जाऊंगी तो शायद वह मुझसे परेशान होकर मुझ पर गिव अप कर देगा। वैसे भी मुझे जैसी बेवकूफ लड़की के पीछे कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा। वह एक बेस्ट लड़की डिजर्व करता है जो उसकी तरह हो। सिर्फ अपने एक वादे के लिए वह अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहता है और आशी ऐसा नहीं होने देगी। वह एहसान फरामोश नहीं है। उसकी फैमिली ने मुझ पर एहसान किया है, मैं उनकी खुशियां कैसे छीन सकती हूँ। मुझे ऐसा करना पड़ा। कान्हा जी, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से बाबा और सबको बहुत दुख हुआ होगा, पर मैं क्या करूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। साइको सीधी बातें समझता ही नहीं है। आशी ने अंधेरे में चांदनी रात का थोड़ा फायदा उठाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। लाख कोशिश करने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से कुछ पत्तों में आग लगा दी, क्योंकि उसके पास लाइटर था। और अब आग की रोशनी का फायदा उठाकर उसने लकड़ियां इकट्ठा करके वहां पर बोनफायर जला लिया। अब आशी अपने आप को हिम्मत देने के लिए कान्हा जी को याद करते हुए भजन गाने लगी। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। आशी भजन गाते हुए कान्हा जी को याद कर रही थी और अपने दिल की बातें कह रही थी। इधर दूसरी तरफ कृष आशी को ढूंढते ढूंढते गुस्से से पागल हो गया था। उसने जंगल के चारों तरफ और हाईवे के चारों तरफ अपने लोगों को लगा दिया था। उसका गुस्सा देखकर आसपास के सभी लोग कांप रहे थे। कृष बार बार अपने बालों को नचाते हुए अपने आप से कह रहा था, कहाँ हो तुम फायरफ्लाई, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। कहते हुए कृष ने अपने शब्दों को वहीं रोक लिया। सभी को खबर मिली कि जंगल में कुछ संदेहास्पद लोग देखे गए हैं और उनके पास आशी का मोबाइल मिला है। ये खबर सुनकर कृष उन लोगों से सवाल जवाब करने गया। उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि वे जल्दी जल्दी सभी बातों को बक देते हैं कि आशी ने कैसे उन्हें नशीली स्नैक्स खिलाकर पैरालाइज कर दिया था। वे लोग तो उसे भोली भाली बच्ची समझ रहे थे,
पर वह बहुत चालाक है और वह किसी साइको से भाग रही है, उससे शादी नहीं करना चाहती है। ये जानने के बाद क्रिश गुस्से से आगे बबूला हो गया था और उसने जोर से चीखा, आ फायरफ्लाई, एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, उसके बाद देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब क्रिश उस गुंडे के मोबाइल को ट्रैक्टर पर लगा देता है, पर उसे पता चला कि फोन तो स्विच ऑफ है। इसका मतलब आशी तक पहुंचने में उसे और प्रॉब्लम होने वाली है। क्रिश बिना एक पल गवाए अपने कुछ लोगों के साथ जंगल के अंदर चला गया और बाकियों को हाईवे के आसपास फैला दिया। इस वक्त वह बहुत गुस्से में नजर आ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल डार्क थे, पर उसे आशी की बहुत ज्यादा चिंता थी। उसका दिल हर एक गुजरते वक्त के साथ जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि यह जंगल काफी खतरनाक था। यहाँ खतरनाक जंगली जानवर, शेर और भेड़िए भी थे। क्रिश जानता था कि आशी बहुत मासूम और कमजोर है, अगर वह किसी जंगली जानवर के सामने आ गई तो शायद खुद को बचा भी नहीं पाएगी। इधर दूसरी तरफ जंगल में गाना गाते हुए आशी को नींद आ गई, पता ही नहीं चला जब 115 क्रिश को लगी गोली। लेकिन आशी इस बात से अनजान थी कि कुछ लोगों का ध्यान आशी के गाने से उसकी तरफ आ चुका है। आशी की जान के दुश्मन, जो इस वक्त आशी को ही ढूंढ रहे थे, अंधेरे के कारण अब तक आशी तक पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन अनजाने में ही आशी ने गाना गाकर उन लोगों को अपने पास आने का इनविटेशन दे दिया था। आशी को जैसे ही नींद आए, उसे चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर लिया और उसके सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, हैंड्स अप, चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर लो और कोई भी चलने की कोशिश मत करना, वरना यही तुम्हारा दिमाग उड़ा देंगे। उन लोगों की बातों को सुनकर आशी ने अचानक ही डरते हुए अपनी आंखें खोल दी और अपने आसपास लगभग 10 लोगों को देखकर आशी डरते हुए बोली, आप लोग कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? सारे के सारे पागल मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? आशी की बात सुनकर वह आदमी हंसते हुए बोला, वह तो हमें नहीं पता, पर तुम्हें खत्म करने के ऑर्डर मिले हैं हमें, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हुए उस इंसान ने अपने गन का ट्रिगर दबाया। तभी आशी ने हाथ मारकर उसकी गन को साइड कर दिया, जिससे वह गन तुरंत ही उस आदमी के हाथों से छूट गई। वह हैरान रह गया। तभी आशी अपना बैग लेकर अंधेरे में ही इधर उधर भागने लगी। आशी को कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी 2 लोगों ने आशी को पकड़ लिया और जिस इंसान के हाथ से आशी ने उसकी गन गिराई थी, उस इंसान ने आगे बढ़कर आशी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से से उसके बालों को पकड़कर, बहुत तेज समझती है अपने आप को, सोचती है मेरे हाथों से बच निकलेगी। ये तेरी गलतफहमी है, अब मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। कहते हुए उस इंसान ने एक बार फिर आशी के ऊपर गन पॉइंट कर दी और अब आशी की आंखों में एक डर नजर आने लगा। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही, न जाने क्यों, उसकी आंखों के सामने सिर्फ क्रिश का चेहरा नजर आने लगा। क्रिश को याद करते हुए आशी की आंखों में आंसू आने लगे और फिर उसने रोते हुए अपने आप से दिल में कहा, कहाँ हो तुम साइको, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन आज यह आदमी मुझे मार देगा, शायद अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। और तभी आशी जोर से चीखी, सा छोटी को। आशी ने अपनी पूरी जान लगाकर यह शब्द कहा, जो उस पूरे जंगल में एक दहाड़ की तरह गूंज गई। आशी की आवाज इतनी जोर से थी कि गुंडों ने भी उसे तुरंत छोड़कर अपने कानों पर हाथ रख लिया। कुछ पल के लिए तो उन सभी गुंडों के कानों में एक सन की आवाज गूंज गई। वह अपने कानों पर हाथ रखकर आंखों को बंद करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगे। और कुछ बाद उन्होंने आशी को घूर कर देखा और गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, कितनी जोर से चिल्लाती है, तुझे क्या लगता है तेरे चिल्लाने से तेरा साइको आ जाएगा? जब तक वह आएगा तब तक तू इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होगी। कहकर उस इंसान ने अपनी गन को लोड किया और आशी के सिर पर जैसे ही रखा, अगले ही पल किसी ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और एक किक उसके पेट पर मारा, जिससे वह आदमी कुछ फीट की दूरी पर जाकर गिर गया। उसके आदमी के दोस्त और साथी हैरानी से सामने की तरफ देखने लगे। वह आदमी भी पूरी तरह हैरान था, उसे किसने मारा? उसने जब अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। क्रिश अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मास्क पहनकर अपनी जलती हुई नीली आंखों से उस इंसान को देख रहा था। फिर क्रिश अपने दांत पीसते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तुझे लगता है कि किंग के होते हुए उसकी क्वीन को कोई हाथ भी लगा सकता है? हाउ डरे यू टच माई गर्ल। कहते हुए क्रिश ने अचानक ही उन लोगों की तरफ नजर उठाकर देखा जिन्होंने इस वक्त आशी को पकड़ रखा था। आशी क्रिश को देखकर बहुत खुश थी। क्रिश तुरंत ही अपनी मूव फास्ट करते हुए उन लोगों को एक एक की और आशी को झटके से खींचकर अपने सीने से लगा लिया।
और बिना आशी की तरफ देखे अपनी कठोर आवाज में पूछा, आर यू ऑक माई लव? कृष की बात सुनकर आशी ने अपने निचले होठों को बाहर निकालकर बड़ी ही मासूमियत से कहा, हम। लेकिन उसे गुंडे ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, ये देखो। और आशी की बात को सुनकर कृष ने अपनी कठोर नजर से उसके चेहरे की तरफ देखा। आशी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखते ही कृष की आंखें कठोर हो गई और उसने आशी के चेहरे को छूकर उसे एक साइड खड़ा कर दिया। हाउ डरे यू स्लैप माई क्वीन? और अब कृष का ऑरा और भी ज्यादा खतरनाक और ठंडा हो गया था। वह देखने भर से ही साक्षात मौत का देवता लग रहा था। सामने खड़े 10 के 10 लोग कृष को देखकर कांप रहे थे। अब कृष ने बिना एक पल गंवाए उन गुंडों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सभी अपने आप को बचाने के लिए कृष से फाइटिंग करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कृष हर एक सेकंड में उन लोगों को धूल चटा रहा था। आशी कृष की फाइटिंग देखकर हैरान थी। वह उन लोगों को इतनी आसानी से मार रहा था जैसे कोई टेडी बेयर को मारता है। अब आशी अपने दर्द को भूलकर उछल उछल कर ताली बजा रही थी। और मारो साइको, और मारो। आशी की बात को सुनकर कृष ने एक नजर उसे घूर कर देखा, क्योंकि उसे आशी पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन आशी कृष की नजरों को देखकर धीरे से शांत हो गई और अपना चेहरा नीचे कर लिया। वह अपने नाखून चबाते हुए बोली, बाप रे साइको, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या यह मुझे मारेगा? वह गुंडे तो इतने हटे कट्टे हैं और यह इतनी आराम से उन्हें मार रहा है। अगर मुझे मारेगा तो मैं एक ही बार में कान्हा जी के पास पहुंच जाऊंगी। आशी जल्दी निकल यहाँ से, अगर तू साइको के हाथों लग गई तो वह तुझे जान से मार देगा, कहकर आशी जल्दी जल्दी अपने उल्टे पैर लेकर वहां से निकलने को हुई। तभी कृष उन गुंडों से फाइटिंग करते हुए अपनी कठोर आवाज में बोला, कोशिश भी मत करना फायरफ्लाई। इन लोगों से पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। जहां हो वहीं खड़ी रहो, तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। और कृष की बातों को सुनकर आशी की सांस वही अटक गई। अब उसमें हिम्मत नहीं थी एक कदम भी आगे बढ़ाने की। वह अपनी ही जगह पर जम गई और अब वह हाथ जोड़कर कान्हा जी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि कृष के गुस्से से वह बच जाए। कृष एक बार फिर सभी गुंडों से फाइटिंग करने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। तभी वह गुंडा जोर जोर से हंसते हुए बोला, ड्रैगन किंग, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारकर इस लड़की को यहाँ से ले जा सकते हो? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। देखो, मेरे लोग आ रहे हैं। अब ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी, चाहे कुछ भी कर लो। और अब उस गुंडे की बात सुनकर कृष ने अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए कहा, साइको के होते हुए उसकी फायरफ्लाई को कोई छू नहीं सकता। कृष ने अपने हाथों में पहनी हुई वॉच में एक बटन प्रेस किया और उस वॉच को उस गुंडे के हाथों में पहना दिया। फिर उसके ही बेल्ट से उसके हाथों और पैरों को पीछे करके बांध दिया। वह गुंडा कुछ समझ नहीं पाया। उसके बाकी साथी भी वहीं पास में पड़े हुए करहा रहे थे, क्योंकि कृष ने उनकी हड्डियां तोड़ दी थी। एक दो तो मर भी गए थे। कृष ने मुश्किल से बस 15 मिनट फाइटिंग की थी। वह गुंडा हैरान नजरों से कृष को देखते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम ड्रैगन किंग? प्लीज प्लीज हमें कुछ मत करो, मैं सब बता दूंगा हमें किसने भेजा है। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन कृष उन लोगों की बातों को इग्नोर करके आशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है और फिर उस इंसान के चेहरे की तरफ कोर नजर से देखते हुए बोला, When the thought of harming my firefly came, that's when the decision was made by death. Now enjoy your death. कृष आशी के चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बाइक के उस निशान को दबा देता है, जिस निशान को कृष ने खुद अपने दांतों से दिया था, जो इस वक्त नीला पड़ चुका था। आहे की आवाज के साथ आशी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। कृष अपनी नशीली आंखों से आशी के चेहरे के घाव को देखते हुए उसे गुंडे से कोल्ड वॉइस में बोला, तुम लोगों ने जिस किसी के भी इशारे पर यह काम किया है, उसका पता तुम्हें लगाकर ही रहूंगा और तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं उसे भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। और इतना कहकर कृष आशी को अपने साथ वहां से हाईवे की तरफ ले जाने लगा। जाने से पहले कृष ने एक गन और मोबाइल उसे गुंडे के पॉकेट से छीन लिया, जिससे उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। आशी भी डरते हुए कृष के पीछे पीछे जाने लगी। कृष और आशी के निकलते ही अचानक ही गुंडे के साथ एरिया में आ गए। वह लोग अभी कुछ समझ पाते तभी कृष की घड़ी में जोर से ब्लास्ट हुआ, जिसके आवाज से पूरा जंगल गूंज गया। आशी डर के मारे अपने कानों पर हाथ रख लिया। वह कपकपाई। आशी को डरते हुए देखकर कृष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी तेज कदम हाईवे की तरफ बढ़ा दिए। कृष जैसे ही हाईवे पर आया, उसने देखा एक गुंडे की मोटरसाइकिल वहां रखी हुई है। उसमें अभी तक चाबी लगी हुई थी।
क्रिश मोटरसाइकिल पर बैठा और आशी को पीछे बिठा लिया, लेकिन क्रिश जैसे ही मोटरसाइकिल ऑन की, बच हुए गुंडों ने उस मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज सुन ली। वह गुंडे अभी हाईवे पर एक वैन में बैठे थे और अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बम ब्लास्ट की आवाज से वह समझ चुके थे कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी उन्होंने क्रिश और आशी को वहां से बचकर निकलते हुए देख लिया था, और अब उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल का पीछा करना शुरू कर दिया और फायरिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन क्रिश धूम स्टाइल में बाइक को कभी इधर कभी उधर चला रहा था, जिसके कारण गुंडों का निशाना बार बार चूक रहा था। आशी ने डर के मारे क्रिश को पीछे से हक कर लिया, वह डर रही थी। क्रिश आशी की छुअन को महसूस करके अपनी आंखों को बंद करके मदहोश हो रहा था। आशी के ना मिलने पर उसके दिल पर क्या गुजरी थी, वह सिर्फ वही जानता था। कहीं आशी को बुलेट ना लग जाए, इस डर से क्रिश ने चलती हुई मोटरसाइकिल से आशी से कहा, फायरफ्लाई अपनी सीट छोड़ो और मेरे आगे आओ। ये सुनकर आशी ने डरते हुए कहा, लेकिन तुम मोटरसाइकिल बहुत फास्ट चला रहे हो, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी, फिर मुझे चोट लग जाएगी। आशी की बात को सुनकर क्रिश ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा फायरफ्लाई, डू यू ट्रस्ट मी। क्रिश की बातों को सुनकर आशी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस आई ट्रस्ट यू साइको, देन कम ऑन। और अब आशी धीरे से क्रिश को पकड़कर अपनी जगह से खड़ी हुई और वह धीरे धीरे आगे आने की कोशिश करने लगी। क्रिश ने अगले ही पल आशी की कमर में हाथ डालकर उसे चलती हुई हाई स्पीड बाइक पर अपने आगे बिठा लिया। अब आशी क्रिश के सीने से लगी हुई थी, दोनों के चेस्ट एक दूसरे के सामने थे और आशी ने क्रिश को कमर से हक कर रखा था। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये सीन देखने में बहुत ही फिल्मी और रोमांटिक था। आशी के दोनों पैर क्रिश की कमर में लिपटे हुए थे, और अब क्रिश ड्राइविंग करते हुए गन को पीछे की तरफ करते हुए बार बार फायरिंग कर रहा था। आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद करके फिर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसे दूर से हक कर लिया। अब क्रिश को महसूस हुआ कि उसके गन में लास्ट एक बुलेट बची है। क्रिश ने अंधेरे में ही बिल्कुल सही निशाना लगाकर उस वैन के टायर पर शूट कर दिया, और अब उस वैन का अचानक ही बैलेंस बिगड़ गया और वह जंगल की साइड सड़क से उतरकर एक घने पेड़ से टकरा गया। उसमें बैठे हुए सभी गुंडों का भारी एक्सीडेंट हो गया। क्रिश ने अपने गले में पहना हुआ लॉकेट में एक बटन प्रेस किया और यहाँ की लाइव लोकेशन राका के पास पहुंच गई, लेकिन क्रिश ने अभी भी अपनी ड्राइविंग चालू रखी। तभी क्रिश का ध्यान आशी की तरफ गया, जो उसके सीने में लिपटकर रो रही थी। आशी को रोता हुआ देखकर क्रिश ने कोल्ड वॉइस में पूछा, तुम रो क्यों रही हो। आशी ने क्रिश को और भी ज्यादा टाइट हक करते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम अब मुझे सजा दोगे, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है साइको। आशी की बात सुनकर क्रिश ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, जब पता है मैं सजा दूंगा तो ऐसी गलती करती ही क्यों हो। तुम्हें पता है अगर मैं एक मिनट भी लेट हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। क्रिश की बात सुनकर आशी ने अपना चेहरा उठाकर क्रिश की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे सजा मत दो। और अब आशी के मासूम चेहरे को देखकर क्रिश का दिल पिघलने लगा। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए अपनी ठंडी नजर से आशी को देखते हुए कहा, सजा तो तुम्हें मिलेगी, अगर सजा से बचना चाहती हो तो देन किस मी। इफ आई एम नॉट हैप्पी विद योर किस, देन यू विल गेट डबल पनिशमेंट। चलो शुरू हो जाओ। और अब क्रिश के चेहरे के गंभीर और खतरनाक भाव को देखते हुए आशी ने डर के मारे बिना किसी नाटक के क्रिश के होठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया, और क्रिश उसके होठों को अपने होठों पर महसूस करके मदहोश होने लगा। उसके दिल को एक ठंडक महसूस हो रहा था, बेचैन दिल को एक तसल्ली का एहसास हो रहा था। आशी को खो देने का ख्याल भी उसके दिल में एक तड़प महसूस करा रहा था, जिसे अब आशी की करीबियां शांत कर रही थी। आशी को किस करना नहीं आ रहा था, इसके बावजूद वह क्रिश के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। लगभग 5 मिनट की किस के बाद उसने क्रिश के होठों को छोड़ा, फिर लंबी लंबी सांस लेते हुए क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अब ठीक है, अब तो सजा नहीं दोगे ना। कहते हुए आशी अपनी टिमटिमाती आंखों से क्रिश को देख रही थी। आशी की बात सुनकर क्रिश उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए बोला, मैंने पैशनेट किस कहा था, बेबी किस नहीं। आशी मासूमियत से अपना चेहरा नीचे लटकाते हुए बोली, लेकिन मुझे वैसा किस करना नहीं आता। देन लर्न नाउ। कहते हुए क्रिश ने अपना एक हाथ बढ़ाकर आशी के सर के पीछे उसे बालों से होल्ड कर लिया। इससे पहले आशी कुछ समझ पाती, अगले ही पल क्रिश ने उसके होठों के ऊपर अपने होठ रख दिए, और अब वह बहुत ही पैशनेट तरीके से चलती मोटरसाइकिल पर आशी को किस कर रहा था। वह आशी को किस कम सक ज्यादा कर रहा था।
वह लगभग उसके होठों को पूरे प्रेशर के साथ चूस रहा था। इतनी इंटेंस और डीप किस कर रहा था जैसे वह अभी आशी को खा जाना चाहता हो। आशी को अपने होठों में दर्द होने लगा था, वह सिसक रही थी, लेकिन क्रिश अपनी तरफ उसे जाता रहा था उस किस के जरिए। आशी क्रिश से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चलती मोटरसाइकिल पर उसे डर भी लग रहा था, इसलिए वह ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मार रही थी। क्रिश बाइक राइडिंग करते हुए आशी में पूरी तरह खो चुका था। आशी ने क्रिश को कस के हक कर लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ गीला गीला महसूस हो रहा है, जिसे महसूस करके आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने धीरे से उसकी जगह पर अपने हाथ रखे, जिससे क्रिश की आंखों में एक दर्द सा महसूस होने लगा। अब आशी ने जल्दी से अपना हाथ उस जगह से हटाकर धीरे से अपनी आंखों के सामने लाकर देखा तो शायद वह खून था, जो मोटरसाइकिल की फ्लैशलाइट पर साफ साफ नजर आने लगा था, जिसे देखकर आशी की चीख निकल गई। और आशी की चीख को सुनकर क्रिश और भी ज्यादा पैशनेट तरीके से उसे किस करने लगा, ताकि वह आशी को कंफर्ट फील करा सके। आशी को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि क्रिश को गोली लग चुकी है, और अब आशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। 117 आशी की मासूमियत बेकाबू क्रिश। सुबह 10 बजे जंगल में हो रही हलचल की आवाज से क्रिश की आंखें खुली, तो उसने अपने आप को उस कॉटेज में पाया। तभी उसे आशी का ख्याल आया और उसने अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन आशी उसे कमरे में चारों तरफ कहीं नजर नहीं आई। अब क्रिश को आशी की चिंता होने लगी, क्योंकि वह लोग इस वक्त जंगल में थे और यह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वह बिना एक पल की देरी किए झटके से उठा, जिसके कारण अचानक ही उसे अपने हाथों में दर्द होने लगा। लेकिन उसने अपने जख्मों को नजरअंदाज करके जल्दी से कॉटेज के बाहर अपने कदम बढ़ा दिए और धीरे धीरे आशी को आवाज देने लगा, फायरफ्लाई कहाँ हो तुम? कहते हुए क्रिश अपनी बेचैन नजरों से आशी को ढूंढने लगा और उसने अपने हाथों में अगले ही पल एक डंडा उठा लिया, ताकि जंगली जानवरों के हमले से बच सके। क्रिश ज्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था, वरना किसी जानवर का ध्यान उन लोगों की तरफ आ सकता था। क्रिश बेचैन नजरों से आशी को ढूंढ रहा था, लेकिन आशी उसे नहीं मिल रही थी, और अगले ही पल क्रिश के मन में आशी के दोबारा भाग जाने का ख्याल आया, जो महसूस करके क्रिश का चेहरा गुस्से से दाग होने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां करते हुए अपने आप से कहा, नो फायरफ्लाई, इस बार नहीं। अगर इस बार तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई विल किल यू फायरफ्लाई, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। कहते हुए क्रिश की नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। अगले ही पल कॉटेज के पीछे जंगल की गहराई में जाने लगा। तभी उसके कानों में आशी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जो हंसकर किसी से बातें कर रही थी। ये सुनते ही क्रिश जल्दी से आवाज की दिशा में गया और अपने सामने आशी, जो इस वक्त घुटनों के बल बैठकर हंस हंस कर किसी से बातें करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ये देखते ही क्रिश का चेहरा पहले की तरह डार्क हो गया। वह बिना एक पल गवाए आशी के करीब गया और झटके से उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा। अचानक क्रिश के खींचे जाने से आशी के मुंह से चीख निकल गई, आ कौन है? कहते हुए आशी ने जैसे ही सामने देखा, क्रिश को देखकर वह थोड़ा नाराज होते हुए बोली, साइको, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। यह क्या तरीका है मुझे अपने करीब खींचने का? क्रिश, जो आशी की बातों को सुनकर दांत पीसते हुए बोला, तुम कहाँ थी? कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें, और किससे बातें कर रही हो तुम? क्या तुम फिर से भागने की तलाश में थी फायरफ्लाई? क्रिश की गुस्से भरी आवाज और चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर आशी ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भाग नहीं रही थी। मैं तो, कहते हुए आशी ने एक साइड इशारा किया और मुस्कुरा कर कहा, इससे मिलो, ये चीकू, मेरा दोस्त। हमारी तरह ये भी जंगल में भटक गया है। मैं इससे बातें कर रही थी। बहुत प्यार है ना? कहते हुए आशी ने अपनी गोद में खरगोश के बच्चे को उठा लिया और उसके सिर पर आराम आराम से हाथ फेरने लगी। और तभी क्रिश अपनी नीली आंखों से उस खरगोश को देखते हुए आशी पर चिल्लाते हुए आशी के कंधे को खींचकर उसे दबाते हुए गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो फायरफ्लाई? गार्डन में आए हो तुम, यहाँ जंगल में हो, पिकनिक मनाने नहीं आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे कॉटेज से बाहर निकलने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जंगली जानवर तुम पर हमला कर देते, तो तुम समझती क्यों नहीं हो फायरफ्लाई? इतनी इडियट क्यों हो तुम? क्रिश की बातों को सुनकर और उसके मजबूत हाथों की पकड़ अपने कंधे पर महसूस करके आशी की आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। उसने अचानक ही रोते हुए कहा, है साइको, दर्द हो रहा है। तुम सो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी और खाने की तलाश में आ गई। प्लीज छोड़ो ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी।
कहते हुए आशी के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आंसू थे। आशी को दर्द में देखकर न चाहते हुए भी कृष ने उसके कंधों को छोड़ दिया और आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कॉटेज में ले जाते हुए बोला, तुम चलो मेरे साथ, तुमसे किसने कहा था इतना दिमाग लगाने को। कृष आशी को अपने साथ कॉटेज में ले आया और उसे एक जगह बिठाकर उसे एक डंडा देते हुए बोला, सुनो फायरफ्लाई, आई नो तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन ये जंगल है, यहाँ खुलेआम घूमना सही नहीं। समझ में आई बात? तुम यहाँ बैठो, मैं आसपास कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। कहकर कृष जाने लगा। तभी आशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृष ना समझी, मैं उसे देखने लगा। तभी आशी ने अपने सूट के किनारे पर बांधे हुए थोड़े से फ्रूट निकालकर कृष को देते हुए मासूमियत से कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है साइको, मैंने फलों का इंतजाम कर लिया है। तुम बीमार हो, इसे खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। कृष अचानक ही आशी के हाथों से वह फल छीन कर नीचे फेंक देता है और आशी पर गुस्सा होते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुम्हें किसने कहा था बिना समझे मुझे किसी भी फल को हाथ लगाने के लिए? ये जहरीले हो सकते हैं, इडियट। आशी, जो इस वक्त कृष के इस रिएक्शन को देखकर अपनी आंखों में आंसू ला चुकी थी, उसकी बातों को सुनकर अपने निचले होंठ बाहर निकालकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, तुमने फिर मुझे इडियट बोला ना साइको, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से दूर से जाकर फल लेकर आई, बंदर भी मेरे पीछे पड़ गए थे, फिर भी मैं किसी तरह इन फलों को इकट्ठा करके लेकर आए और तुमने इन्हें फेंक दिया और मुझे इडियट बोल रहे हो। इडियट मैं नहीं हूँ, तुम हो एक नंबर के इडियट, बेवकूफ गधे हो। अरे वह फल खाने लायक थे, जहरीले नहीं थे। मैंने उन्हें खाकर देखा था, थोड़े से खट्टे थे लेकिन खाने लायक थे। और तुमने मेरी सारी मेहनत को बेकार कर दिया, खड़ूस कहीं के। आशी को इस तरह रोते हुए देखकर और उसकी बातों को सुनकर कृष एक पल के लिए हैरान रह गया। अचानक ही उसे एक अनजाने डर ने घेर लिया और उसने अगले ही पल आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए डरते हुए पूछा, व्हाट फायरफ्लाई, तुमने उन फलों को खाया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन फलों को खाने की? कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे, नशा, वॉमिटिंग कुछ लग रही है? तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लग रहा ना? कमान फायरफ्लाई, टेल मी, आर यू ओके? कृष की बातों में चिंता को देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं इडियट हूँ, पर मैं इडियट नहीं हूँ। मैंने जंगल सफारी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और हमारे टीचर ने भी बताया था कि जंगल में यूं ही किसी फल को नहीं खाया जाता, क्योंकि वह जहरीले या नशीले हो सकते हैं। लेकिन उन फलों को बंदर खा रहे थे, इसका मतलब साफ था कि वह फल खाने लायक होंगे। क्योंकि बंदर में भी इंसानों का 90% से ज्यादा डीएनए मिलता है। जो चीज इंसानों को हार्म करता है, वह बंदरों को भी कर सकता है। और इसीलिए मैं बंदरों से बचकर उन फलों को लेकर आई थी, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। कहकर आशी मासूमियत से रोने लगी। और अब कृष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना जाने बूझे आशी पर गुस्सा कर दिया था। कृष ने एक नजर घुमाकर उन फलों को देखा तो वह फल अब खाने लायक नहीं रहे थे। अब उसने आशी को शांत करते हुए कहा, ओके फायरफ्लाई, रो मत, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें भूख लगी है? ये सुनकर आशी ने अपने आंसू पोंछते हुए मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। अब कृष को कुछ ध्यान आया और उसने आशी को लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा ताकि वह आग जला सके। आशी कृष की बात मानकर चुपचाप अपने खरगोश को लेकर वहां से जाने लगी। तभी कृष ने उसे अपनी गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, इसे कहाँ ले जा रही हो? इसे लेकर तुम काम कैसे करोगी? इसे चुपचाप यहीं रख दो और जाओ लकड़ियां इकट्ठा करो। कृष की कठोर आवाज को सुनकर आशी ने जल्दी से अपने खरगोश को नीचे रख दिया और बड़े ही प्यार से उसे समझाते हुए कहा, चीकू, तुम यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ओके? कहीं जाना मत। कहकर आशी वहां से चली गई और कृष उसे बेवकूफों की तरह देखता रह गया। कोई खरगोश के बच्चे से कैसे बात कर सकता है? थोड़ी ही देर में आशी ने कॉटेज के बाहर कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी और कृष एक बड़े से पत्ते में लपेटकर किसी जानवर का मांस लेकर आया। जब तक आशी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, कृष ने तब तक खंजर की मदद से उस जानवर के मांस को साफ कर दिया था। आशी को पता नहीं था कृष क्या कर रहा है, क्योंकि पत्ता बहुत बड़ा था। आशी ने एक दो बार पूछने की कोशिश भी की, पर कृष ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष ने उस पत्ते में लिपटे हुए जानवर के मांस को आग में डाल दिया। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। अब उसने आशी की तरफ देखते हुए नॉर्मल भाव से कहा, फायरफ्लाई, इधर आओ, खाना तैयार हो गया है, खा लो। आशी, जो कल से बहुत भूखी थी, खाने के तैयार होने के नाम से ही खुश हो गई और जल्दी से कूदते हुए कृष के पास आई। खाना तैयार हो गया, लाओ, मैं खाऊंगी।
लो, कहकर कृष ने एक बड़े से पत्ते पर उस जानवर का मांस परोस दिया, और अब आशी उस जानवर को देखकर अचानक ही जोर जोर से रोने लगी। और ये देखकर कृष ने अपना माथा पीट लिया। आशी जोर जोर से अपने हाथ पैर पटकते हुए कृष के सीने पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर बोली, ए तुम गंदे साइको, तुमने मेरे चीकू को मार दिया, तुमने उसका मीट बना दिया, तुम क्रूएल मॉन्स्टर, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम बहुत बुरे हो, तुम इसीलिए इतनी देर से मुझे कॉटेज में जाने नहीं दे रहे थे, मुझे काम में लगाए रखा ताकि तुम मेरे चीकू को मार कर खा सको। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कहकर आशी अपने हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी। आशी के रोने से कृष काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, और अगले ही पल उसने आशी के मुंह पर हाथ रखकर गुस्से से अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, शट अप फायरफ्लाई, ये बचपना बंद करो, वह सिर्फ एक रैबिट था, अगर तुम्हें रैबिट चाहिए तो मैं जाकर तुम्हें बहुत सारे रैबिट ला दूंगा, लेकिन फिलहाल इस जंगल में हमारा सर्वाइव करना जरूरी है। तुमने ही कहा था न, तुम्हें जंगल सफारी के बारे में पढ़ा है, तो तुम्हें तो इतना मालूम होगा कि सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए, खाने को जो कुछ भी मिले उसे कंज्यूम करो, वरना तुम्हारे उस सुकाल चीकू से पहले तुम मेरी जाओगी। अब चुपचाप इसे खाओ, बिना किसी ड्रामे के, इसे तुम अपनी ट्रेनिंग का एक हिस्सा समझो, समझ गई तुम? कृष की नीली गुस्से भरी घूरती हुई आंखों को देखकर आशी डर के मारे सहम गई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मांस नहीं खाती और अपने चीकू को तो कभी भी नहीं खाऊंगी, और तुमने मेरे चीकू का खून किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम बहुत बुरे हो साइको, कहकर आशी रोते हुए कॉटेज के अंदर चली गई और कृष उसे देखता रह गया। अब उसने माथा पीटते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, ओह गॉड, क्या ये सचमुच डेविल की बेटी है? कोई इतना बेवकूफ कैसे बन सकता है? ये सब डैड के कारण हुआ है, उन्होंने इसे छुई मुई बनाकर रखा है, बच्चों को पैम्पर करना पड़ रहा है मुझे। ड्रैगन किंग नहीं, इस पागल लड़की की नैनी बनकर रह गया हूं मैं। कृष ने एक नजर उस मांस के टुकड़े को देखा और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए उसे साइड कर दिया। कृष एक लंबी और गहरी सांस लेकर कॉटेज के अंदर गया, और आशी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे कॉटेज के बाहर लेकर जंगल के अंदर की तरफ जाने लगा ताकि वह अब कुछ फल देख सके, क्योंकि आशी मांस नहीं खाएगी, ये बात तो उसे पता थी, और रो रो कर उसका दिमाग खराब करेगी अलग। कृष बिल्कुल जो करना था, उसने आशी को अकेले कॉटेज में नहीं छोड़ा, अगर पीछे से उसे पर हमला हुआ तो आशी बच नहीं पाएगी, इसीलिए वह उसे अपने साथ लेकर ही निकल गया। उसने खंजर की मदद से एक डंडे को नुकीला बनाकर भाले की तरह तैयार कर लिया, और कुछ घंटे चलने के बाद उन लोगों को एक फल का पेड़ नजर आया जो शायद खाने लायक था। कृष ने अपना दिमाग लगाया और अचानक ही आशी के बालों से उसका रबर बैंड खींच लिया, जिसके कारण आशी के मुंह से अचानक ही चीख निकल गई, आ साइको, कहते हुए आशी घूरकर कृष को देखने लगी, लेकिन कृष पूरी तरह से आशी को इग्नोर करके एक लकड़ी की मदद से एक गुलेल बना लेता है, और अब उसने बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट लगाकर पेड़ से उन फलों को तोड़ लिया। आशी, जो निशानेबाजी को देखकर अचानक ही मुस्कुरा कर उछल उछल कर ताली बजाने लगी, वह अपना गुस्सा भूल गई थी। कृष उसकी मासूमियत को देखकर सिर झटक कर रह गया, क्योंकि अभी ये लड़की फूट फूट कर रो रही थी। खाने का इंतजाम तो हो गया था, अब उन्हें पानी की जरूरत थी। आसपास ढूंढने पर उन्हें एक छोटी सी नदी भी मिल गई। कृष ने पीने लायक पानी जंगल में लगे हुए कुछ बांस के टुकड़ों में इकट्ठा कर लिया, जो अब उनके लिए बोतल का काम कर सकती थी। वह लोग कॉटेज से काफी दूर आ चुके थे, धीरे धीरे शाम होने लगी थी, अब उन्हें रहने का इंतजाम करना था। कृष जानता था नदी किनारे रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर पानी पीने आ सकते हैं और उनके लिए खतरा हो जाएगा। कृष ने नदी से थोड़ी सी दूरी पर कुछ केले के पत्तों और जंगली पत्तों को इकट्ठा करके एक छोटा सा कैंप की तरह बनना शुरू कर दिया। उसमें आशी ने भी उसकी मदद की। कुछ घंटे की मेहनत के बाद एक छोटा सा अच्छा खासा कैंप तैयार हो गया। सिक्योरिटी के लिए कृष ने कुछ लकड़ियों को आसपास जला दिया ताकि जंगली जानवर यहाँ आने से डरेंगे। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया, दोनों ने फल खा लिया। फिर दोनों ही कैंप में एक दूसरे के सीने से लगकर सो रहे थे। आशी ने कृष के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, साइको, हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? कोई हमें लेने अभी तक नहीं आया, और तुम्हारे जख्म भी गहरे हैं, उसमें इन्फेक्शन होने का डर है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। आशी की बातों को सुनकर कृष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके बालों में प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फायरफ्लाई। राका हमें ढूंढ लेगा। तभी कृष ने आशी के चेहरे की तरफ देखा और उसे आशी पर प्यार आने लगा।
कृष ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से कहा, फायरफ्लाई, आई वॉन्ट टू किस यू। आशी कृष की बात को सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। इससे पहले वह कुछ कह पाती या रिएक्ट कर पाती, कृष अगले ही पल उसके ऊपर आते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है। वह उसके होठों को अपने हाथों से दबाकर सॉफ्टली किस करने लगा। आशी ने भी कृष को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। आशी को किसी भी तरह का रिएक्शन ना करते हुए देखकर कृष बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पेश आ रहा था। कृष बहुत ही पैशनेट तरीके से उसके होठों को सक कर रहा था। वह उसकी लोअर लिप्स को अपने होठों में दबाकर स्मूच कर रहा था। अब उसे अपनी किस को और भी डिप करनी थी। वह उसके होठों का स्वाद लेना चाहता था, लेकिन आशी ने अपने मुंह नहीं खोल जाता था। कृष धीरे से उसके होठों को छोड़कर उसके चेहरे को थामते हुए कहा, कम ऑन फायरफ्लाई, ओपन योर माउथ, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट। कृष की बातों को सुनकर ना जाने क्यों आशी ने भी धीरे से अपना मुंह खोल दिया और कृष मुस्कुराकर एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया, जिससे आशी की आहें निकल रही थी। आशी की अपने करीब कृष को पाकर थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि रात के वक्त ये जंगल सचमुच काफी डरावना लग रहा था। और अगले ही पल वहां भेड़ियों की आवाज आने लगी, जिन्हें सुनकर आशी डर गई और उसने कृष को अपने और करीब खींच लिया। आशी के इतने करीब आकर कृष अपने आप से कंट्रोल खो रहा था। वह तो पहले ही शर्टलेस था, अब उसके हाथ धीरे धीरे आशी के बदन पर चलते हुए उसके कपड़ों को रिमूव करने लगे। वह दोनों इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकते थे। आशी नहीं जानती उसे क्या हो रहा था, लेकिन कृष की करीबियां उसे भी अच्छी लग रही थी। थोड़ी ही देर में कृष नीचे की तरफ आ रहा था और वह उस पर हावी हो रहा था, जो महसूस करके आशी ने आहें भरते हुए कृष से कहा, साइको नहीं प्लीज, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। आशी की बातों को सुनकर कृष ने धीरे से उसे किस करते हुए कहा, डोंट वरी माई लव, आई विल नॉट क्रॉस माई लिमिट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू फील यू। कहते हुए कृष अपनी हरकतों में लगा हुआ था। उसने सिर्फ आशी के ऊपर ड्रेस को रिमूव किया और उसे दीवानों की तरह किस और सक करने लगा, जिसके कारण न चाहते हुए भी आशी बेचैन हो रही थी। उसके मुंह से निकल रही मौन की आवाज सुनकर कृष और भी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था, लेकिन वह सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। आशी की पकड़ कृष के कंधे और बालों में कसती जा रही थी। कृष का पैशनेट बिहेवियर उसके दिल में खलबली मचा रहा था। उसे सांस लेना भारी हो रही थी। देखते ही देखते रात गहराती गई और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में यूं ही समाये रह गए। कृष ने ना जाने कब तक उसे परेशान किया और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सीने से लगाए हुए सो गया। आशी भी कृष के पैशनेट बिहेवियर से काफी थक चुकी थी। उसकी बॉडी में काफी दर्द होने लगा था। चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। रात लगभग 2 बजे आशी कैंप में सोई हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ अनजानी सी हलचल हो रही है। यह महसूस होते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो कृष कैंप में नहीं था। कृष को वहां ना पाकर आशी अचानक डर गई। उसने अपने बदन पर देखा तो कृष ने उसे कपड़े पहना दिए थे। आशी बड़ी हिम्मत करके कैंप से बाहर निकली तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई और उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा। 118 अनोखी शादी। क्योंकि कृष उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। खुद को इस वक्त रात के अंधेरे में अकेला पाकर वह बहुत डर गई। अब उसने धीरे धीरे डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और कृष को आवाज देना शुरू कर दिया, साइको, कहाँ हो तुम? साइको, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? प्लीज आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए आशी ने अपने कदम आसपास के इलाके में बढ़ाने शुरू किए। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन कृष कहीं नजर नहीं आया और न ही उसने कोई आवाज दी। तभी आशी ने सामने का नजारा देखा और हैरान रह गई। वह डर के मारे थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसके सामने सफेद कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे जो बहुत ही डरावने लग रहे थे। उन लोगों को देखकर आशी डर के मारे दूसरी साइड भागने लगी। तभी उसके सामने दूसरी साइड में भी एक लड़का और एक लड़की अजीब तरीके से उसे घूर रहे थे। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और दिखने में बहुत डरावने लग रहे थे। इन्हें देखकर आशी तीसरी तरफ भागने लगी और वहां भी अलग अलग कपड़े पहने हुए एक और जोड़ा खड़ा था। आशी लगभग चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगे। वह डरते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम माँ, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तभी एक भूत जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा 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 हा, हम लोग भूत हैं और यहाँ तुम्हें सजा देने आए हैं। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ।
भूत का नाम सुनकर आशी डर के मारे और भी ज्यादा थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसे भूत से बहुत डर लगता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कांपती हुई आवाज में बोली, भ भूत, लेकिन मुझे किस चीज की सजा देना चाहते हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्लीज भूत जी, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ जानबूझकर जंगल में नहीं आई। मैं तो अपने साइको को ढूंढ रही थी। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। आशी को डरते हुए देखकर भूत आगे आते हुए बोला, तुम्हारा साइको अब तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसे अपने जादू से गायब कर दिया है। और अब तुम भी सजा के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हें भी गायब कर देंगे। भूत की बात सुनकर आशी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई और वह खुश होते हुए बोली, है सच्ची? फिर तो जल्दी मुझे गायब कर दो और मुझे जल्दी साइको के पास हमारे विला पहुंचा दो। वैसे भी यह जंगल बहुत डरावना है और तुम लोग उससे भी ज्यादा डरावने हो। मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा, मच्छर भी काट रहे हैं। कहते हुए आशी ने मासूमियत से अपने हाथ पर बैठे मच्छर को मारते हुए अपने निचले होठों को बाहर निकाल लिया। आशी की बात सुनकर एक भूत, जो उसकी बातों को हैरानी से सुन रहा था, अचानक अपना माथा पीट कर बोला, ओ प्रिंसेस, हम आपको पार्सल सर्विस वाले लगते हैं क्या? अरे भूत हैं हम, कुछ तो हमारी रिस्पेक्ट करो। हम तुम्हें गायब करके विला नहीं पहुंचाने वाले, हम तुम्हें गायब करके दुनिया से आउट करने वाले हैं। मतलब तुम्हारा गेम बजाने वाले हैं। कहते हुए भूत के चेहरे पर एटीट्यूड था। भूत की बात सुनकर आशी को एक सदमा सा लग गया। उसने जल्दी से उस भूत से डरते हुए कहा, गेम बजाने वाले हो? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? और मेरा साइको कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जल्दी बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। साइको, साइको, साइको कहकर आशी जोर जोर से कृष को पुकारने लगी और रोने लगी। तभी एक भूत ने अपने सिर के बाल नचाते हुए कहा, अरे मेरी अम्मा, चुप हो जा। इतनी जोर से चिल्लाएगी तो मैं बहरा हो जाऊंगा। और तुम साइको को मत ढूंढो, उसे हमने गायब किया है। मैंने बताया था ना तुम्हें। वह अब नहीं आएगा। उस भूत की बात सुनकर आशी जोर जोर से रोते हुए बोली, लेकिन क्यों? तुमने मेरे साइको को गायब क्यों किया? अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? तभी दूसरी भूत, जो एक लड़की थी, ने कहा, तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम उससे नफरत करती हो और वह तुम्हें तंग करता है। तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। और हम लोग ऐसे लोगों से नफरत करते हैं जो लड़कियों को तंग करते हैं, और ऐसे लोगों को हम गायब कर देते हैं। अब तुम आजाद हो, तुम्हारा साइको तुम्हें तंग करने नहीं आएगा। जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। उस भूत की बात सुनकर आशी अचानक चुप हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुमसे किसने कहा था मेरे साइको को गायब करने के लिए? कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साइको को गायब करो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आशी का गुस्सा देखकर पहले तो वह भूत डर गया, लेकिन फिर अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान लाते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? जानती हो हम कौन हैं? मोहब्बत के फरिश्ते और नफरत के दुश्मन। हम वो लवर्स हैं जिनकी मोहब्बत कामयाब नहीं हो पाए और दुनिया वालों ने हमें मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी हम एक दूसरे के बनकर रह गए। फिर हमने कसम खाई कि प्यार के दुश्मनों को खत्म कर देंगे और जो प्यार करेंगे उन्हें एक साथ कर देंगे। लड़की भूत बोली, मैं हूँ हीर, और उसके साथ वाला भूत बोला, और मैं हूँ रांझा। उन दोनों का नाम सुनकर आशी डर के मारे उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, हीर रांझा? लेकिन वह तो इंडिया में थे, तुम लोग अमेरिका में क्या कर रहे हो? ये सुनकर रांझा मुस्कुराते हुए बोला, हनीमून मनाने आए हैं। और उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आशी ने दूसरे भूतों की तरफ देखते हुए पूछा, और तुम लोग कौन हो? उनमें से एक भूत के जोड़े ने कहा, हम हैं लैला मजनू, डेट के लिए घूमने निकले थे। तीसरे भूत के जोड़े ने कहा, और हम हैं रोमियो जूलियट, नाइट आउट के लिए निकले थे। फिर यहाँ जंगल में हमने देखा कि तुम्हारा साइको तुम्हें तंग कर रहा है और तुम रो रही हो, तो हमें लगा कि तुम उससे नफरत करती हो, इसलिए हमने उसे गायब कर दिया। अब आशी जोर जोर से रोते हुए बोली, हाँ, समझ में आ गया। क्योंकि तुम लोग प्यार करने वालों को एक कर देते हो और प्यार के दुश्मनों को खत्म कर देते हो। लेकिन तुमने मेरे साइको को गायब क्यों किया? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अभी के अभी मेरा साइको ला कर दो। मैं उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज उसे कुछ मत करो। आशी की बात सुनकर सभी भूत हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन रोमियो मुस्कुरा रहा था। तभी मजनू ने कहा, तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन वह तो तुमसे प्यार नहीं करता। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम उससे सचमुच प्यार करती हो?
ये भी तो हो सकता है कि उसकी जान बचाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो। और हमें वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मोहब्बत से नफरत करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे हम अपने प्यार के बिना मरने के बाद भी भटक रहे हैं, वैसे ही और भी प्रेमी जोड़े भटकें। रोमियो भूत की बात सुनकर आशी ने रोते हुए कहा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन प्लीज मेरा साइको ला दो। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वह थोड़ा खड़ूस है, मुझे डांटता है, लेकिन मेरा ख्याल भी रखता है। प्लीज मुझे मेरा साइको दे दो। कहते हुए आशी सचमुच बहुत ज्यादा रो रही थी। अब सभी भूतों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर अचानक ही उन्होंने एक जादू किया। वहां कुछ धुआं हुआ और क्रिश की एक बीएफएक्स आकृति जंगल में नजर आने लगी, जो कि उसे बेहोश दिखा रही थी। क्रिश बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। आशी ने जल्दी से जैसे ही स्क्रीन को छुआ, क्रिश गायब हो गया और ये देखकर आशी बहुत डर गई। उसने भूतों की तरफ देखते हुए रोते हुए कहा, ये सब क्या है? मेरा साइको कहाँ है? ये सुनकर एक भूत ने कहा, हमने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा साइको दिखाया है, लेकिन अगर तुम उसे पाना चाहती हो तो साबित करो कि तुम उसे सचमुच प्यार करती हो और अभी के अभी उससे शादी करो। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो हम मान जाएंगे कि तुम उसे सचमुच प्यार करती हो और हम उसे छोड़ देंगे, वरना थोड़ी ही देर में हम उसे भी भूत बना देंगे। भूत की बात सुनकर आशी ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं अभी उससे शादी कैसे करूं? शादी के लिए तो पंडित जी चाहिए, सिंदूर, मंगलसूत्र, ढोल नगाड़े, सुंदर सुंदर गहने, लहंगा, बहुत सारे मेहमान और बहुत सारे गिफ्ट, हल्दी, मेहंदी, संगीत की रस्में, माँ बाबा का आशीर्वाद, ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाती है। देखो, तुम मेरे साइको को छोड़ दो। मैं पक्का वादा करती हूँ कि मैं उससे शादी कर लूंगी और तुम लोगों को भी अपनी शादी में इनवाइट करूंगी। लेकिन फिलहाल प्लीज मेरा साइको मुझे दे दो। कहते हुए आशी जोर जोर से रो रही थी। तभी एक भूत ने कहा, ओ मैडम, यहाँ क्या करण जौहर की फिल्म चल रही है? जो आपको इतना कुछ चाहिए शादी के लिए? शादी के लिए जो चीज जरूरी है वो हम आपको अभी देंगे और आपको हमारे सामने इसी वक्त शादी करनी होगी, वरना अपना साइको भूल जाओ। तुम बोलो, तुम्हें मंजूर है या नहीं? उस भूत की बात सुनकर आशी के चेहरे पर पसीना आ गया। वह कुछ पल सोचती है और फिर रोते हुए बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे बस मेरा साइको दे दो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आशी की बात सुनकर वहां खड़े सभी भूतों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक भूतनी ने जादू किया और उसके हाथ में दुल्हन का ड्रेस आ गया। वह दुल्हन की ड्रेस की थाली लेकर आशी की तरफ बढ़ी तो आशी डर के मारे पीछे होने लगी। ये देखकर भूतनी ने कहा, डरो मत, ये ड्रेस लो और जाकर पहनो। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आशी बेचारी अपने साइको के लिए ये भी करने को तैयार थी। वह डरते हुए भूतनी के साथ एक साइड के कोने में चली, जहां उसके लिए एक छोटा सा चेंजिंग रूम बना हुआ था। बेचारी आशी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसे बहुत ही खूबसूरत शादी के जोड़े में एक हिंदुस्तानी दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया। वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह लग रही थी, लेकिन इस वक्त आशी की आंखों में आंसू थे। भूतनी उसे अपने साथ बाहर लेकर आए और मुस्कुराकर बोली, अब रो मत, आज तुम्हारी शादी है, वह भी तुम्हारे साइको के साथ, इसलिए मुस्कुराओ। वैसे तुम्हारा हीरो बहुत हैंडसम है। आशी जैसे ही बाहर आई, सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अब वह इलाका किसी जंगल की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग हो रखी थी। वह जंगल सितारों की तरह चारों तरफ जगमगा रहा था। नीचे फूलों से बना हुआ रास्ता था, जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी, और सामने एक बहुत ही खूबसूरत मंडप सजा हुआ था। उस मंडप में एक पंडित जी बैठे थे, जो बहुत ही खूबसूरती से मंत्र पढ़ते हुए पूजा की तैयारियां कर रहे थे। आशी अपनी नम आंखों से अपनी नजर उठाकर इधर उधर देखने लगी। वह साइको को ढूंढ रही थी। तभी बहुत सारे धुएं के बीच से उसका साइको चलते हुए आ रहा था। आशी ने उसे देखा और देखती ही रह गई, क्योंकि वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। गोल्डन रंग की शेरवानी में, सिर पर खूबसूरत दूल्हे वाली पगड़ी, चेहरे पर वह तेज जो एक राजकुमार के चेहरे पर होती है, नीली आंखें जो इस वक्त चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड भाव। अपने साइको को इस तरह देखकर आशी तो अपनी ही जगह पर जम गई। तभी क्रिश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्रिश को देखते ही आशी झटके से उसके गले लग गई और रोने लगी। आशी को रोते हुए देखकर क्रिश ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, मत रो फायरफ्लाई, आज हमारी शादी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आशी बच्चों की तरह रोते हुए बोली, हाँ करूंगी, लेकिन बाबा, मॉम, रुद्र अंकल, निकिता आंटी, समर और बाकी कोई भी नहीं है। मुझे सब चाहिए।
साइको, तुम्हें पता है भूतों ने मुझे कितना डराया, मैं कितना डर गई थी। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आशी की शिकायतें सुनकर कृष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसकी पीठ सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम किसी की फिक्र मत करो, सब लोग यहाँ आ जाएंगे। कहते हुए कृष ने उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप में ले आया। आशी भी चुपचाप कृष के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके हाथों में हाथ डाले उसके पीछे पीछे चल दी। अब दोनों पंडित जी के सामने मंडप में बैठे थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आशी की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह अपनी शादी को लेकर कुछ सपने संजोए बैठी थी, हर लड़की की तरह। हालांकि उसकी शादी उसके प्यार से ही हो रही थी, लेकिन उसकी फैमिली यहाँ नहीं थी। उसने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था। कृष ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर हल्के से उसका चेहरा ऊपर उठाकर सामने की तरफ इशारा किया। जब आशी ने सामने का नजारा देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब 119 शादी हुई संपन्न, क्योंकि उसके सामने उसके घर के सभी लोग खूबसूरत कपड़े पहनकर मुस्कुराते हुए उनकी शादी देख रहे थे। तभी पंडित जी के मंत्रों के साथ शादी की शहनाइयां भी बजने लगी। कुल मिलाकर यह शादी हिंदू रीति रिवाज से बहुत ही खूबसूरती से हो रही थी। आशी ने मुस्कुराते हुए अपने लोगों को देखने के बाद कृष की तरफ देखा और कृष बिना किसी एक्सप्रेशन के आशी की आंखों में देख रहा था। नताशा आगे आकर दोनों का गठबंधन कर रही थी। आशी को ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरे लेने के लिए खड़े होने को कहा। पहले 4 फेरों में लड़की को आगे चलना था। कृष और आशी हाथ पकड़कर खड़े हुए। इस वक्त दोनों एक खूबसूरत गुड्डा और गुड़िया की तरह लग रहे थे। एक खूबसूरत हैंडसम गुड्डा जो दूल्हे के रूप में दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स था, और एक प्यारी सी क्यूट गुड़िया जो दुल्हन के भेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आशी ने 2 फेरे ले लिए थे, लेकिन उसका लहंगा बहुत ही भारी था जिससे उसे चलना मुश्किल हो रहा था। रेड कलर का गोल्डन तारों से सजा ब्राइडल लहंगा, जिस पर स्टोन और नक्काशी के अनेक वर्क थे। लहंगे का वजन 10 से 12 किलो तो होगा ही, जिसे संभालना आशी के लिए मुश्किल था। कृष अपनी छोटी सी दुल्हन का लहंगा पीछे से संभालते हुए उसके साथ चल रहा था, ताकि उसे फेरे लेने में कोई परेशानी न हो। आसपास खड़े घर के सभी लोग कृष और आशी की यह शादी देखकर बहुत खुश थे। सभी को पता था कि कृष जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और आशी के लिए तो उसके दिल में एक अलग ही जगह है। राहुल को भी बहुत खुशी हो रही थी। उसने जो सपना बचपन से आशी के लिए देखा था वह आज पूरा हो रहा था। राहुल ने अपनी आंखें बंद करते हुए आसमान की तरफ देखा, मानो आशी के मम्मी पापा के सपनों को पूरा होते देख रहा हो। उसने एक ठंडी सांस ली और चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने अपने आप से कहा, देख फाइटर, तेरी बेटी आज मेरी बहू बन रही है। अब राहुल सामने की तरफ देखने लगा, जहां कृष और आशी शादी के फेरे ले रहे थे। लेकिन अचानक ही आशी का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिरने को हुई। तभी कृष ने उसे उसकी कमर से थाम लिया। आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जरा सी चूक होने पर आशी मंडप में जल रही आग में गिर सकती थी। आशी डर के मारे कृष को देखने लगी और कृष अपनी नीली आंखों से उसे देख रहा था। फिर उसने अपनी कोल्ड वॉइस में आशी से पूछा, यू आर ओके? आशी, जो इस वक्त कृष की बाहों में झूली हुई थी, ने डर के मारे जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने मासूमियत से लहंगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा लहंगा। कृष ने एक नजर उस लहंगे की तरफ देखी और फिर अगले ही पल सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि कृष ने आशी को अपनी गोद में उठा लिया। आशी ने गिरने के डर से कृष के गले में अपनी बाहें लपेट दी और अब वह धीरे धीरे फेरे लेना शुरू कर देता है। यह नजारा देखकर बेचारा राका तो खांस ही गया। उसका किंग और इतना रोमांटिक। कैथी तो अपने दिल पर हाथ रखकर ठंडी आहें भर रही थी। समर को हिचकियां आ रही थी। नताशा अपने गालों पर हाथ रखकर उन दोनों का रोमांस देख रही थी। कार्तिक, अथर्व और रॉकी, वह लोग भी काफी हैरान थे, क्योंकि जितना वह कृष को समझ पाए थे, कृष तो काफी रूड है, लेकिन अपनी होने वाली वाइफ के लिए इतना प्रोटेक्टिव है, ये देखकर उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। रुद्र भी मुस्कुरा रहा था और निकिता तो अपनी आंखें फाड़कर उसे देख रही थी, लेकिन कृष तो इतनी आसानी से ये सब कर रहा था जैसे उसे लोगों की सोच से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में फेरे कंप्लीट हो गए। अब कृष आशी को वापस उसकी जगह पर बिठाता है और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। अब कन्यादान का समय आया तो आशी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह हिंदुस्तानी है, उसे कन्यादान का मतलब समझ में आता है। इस पल में एक लड़की को अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। और तभी रुद्र और निकिता आगे आए। उन्होंने अपने हाथों से आशी का कन्यादान किया।
अब कृष ने आशी को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया। फिर पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जिसे सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आशी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी और कृष अपने चेहरे की मुस्कान को संभाले हुए आशी को देख रहा था। फिर पंडित जी ने उन दोनों नवविवाहित जोड़ों को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। कृष आशी के साथ मंडप से नीचे उतरा। उसने जैसे ही रुद्र और निकिता के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, उन लोगों ने उसे गले से लगा लिया और मुस्कुरा कर कहा, कृष, हम जानते हैं तुम बहुत मैच्योर हो। निकिता ने कहा, जीजू ने तुम्हें अपनी प्रिंसेस के लिए चुना है तो जरूर कुछ सोचकर ही चुना होगा। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी आशी बच्ची है, कोशिश करना उसके साथ तुम थोड़ा सॉफ्ट रह सको और उसे समझने की कोशिश करना। वह मेरी खुशी की आखिरी निशानी है और मेरे लिए मेरे कलेजे का टुकड़ा। उसका ख्याल रखना। निकिता की बात सुनकर कृष्ण ने एटीट्यूड से कहा, डोंट वरी मैसेज सिंघानिया, शी इज माई वाइफ नाउ। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर। अब कृष और आशी राहुल के पास गए और उसके पैर छूने को हुए। तभी राहुल ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और मुस्कुरा कर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बरसों का सपना पूरा हो गया। मेरी प्यारी बच्ची मेरी बहू बन गई। ऐना ने भी अपने बच्चों को बहुत प्यार किया। राहुल को कृष से कुछ बातें करनी थी तो वह दोनों थोड़ा साइड में चले गए। अब आशी अपने दोस्तों से मिल रही थी। उसके दोस्त उसे कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे। आशी ने अथर्व और कार्तिक दोनों का आशीर्वाद लिया क्योंकि वह दोनों उससे बड़े थे। और तभी उसे भूतों का ख्याल आया। वह अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए बोली, ये भूत कहाँ चले गए और आप लोग यहाँ कैसे? अब आशी के सभी दोस्त अपनी अपनी नजर बचा रहे थे और सब किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहते थे क्योंकि भूतों का भांडा फूटते ही उन सब की अच्छी ठुकाई होने वाली थी। इधर ये सभी लोग आपस में व्यस्त थे और वहीं दूर खड़े होकर कोई उन लोगों के इस नजारे को देख रहा था। जंगल के एक अंधेरे कोने पर खड़ा एक शख्स जिसने काले रंग का लिबास पहन रखा था। इस वक्त उसकी नीली आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और फिर आसमान की तरफ देखने लगा और कुछ पल बाद वह दूर से आशी और कृष को देखकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में सभी लोग अपनी अपनी कार में बैठकर विला की तरफ निकल गए। कृष और आशी एक कार में थे। आशी अपने लहंगे और गहनों से परेशान थी और उन्हें बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी और कृष अपने मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था। तभी आशी को परेशान होते हुए देखकर बोला, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई? तुम इतना इरिटेट क्यों हो रही हो? कृष की बात सुनकर आशी ने मासूमियत से कहा, ये गहने मुझे चुभ रहे हैं साइको, और ये लहंगा भी कितना भारी है, मुझे गर्मी लग रही है। ये सुनकर कृष ने नॉर्मल वे में कहा, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें निकाल दो। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कहते हुए कृष ने आशी के गहनों को निकालने में उसकी मदद की। फिर उसके दुपट्टे को साइड में खोलकर रखते हुए बोला, अब ठीक है। आशी एक ठंडी सांस लेते हुए मुस्कुरा कर बोली, हम साइको, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। आशी की बात सुनकर कृष ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर उसने कार का पार्टीशन बटन ऑन करके सीट को एडजस्ट कर दिया जिससे वह अब एक बेड की तरह कन्वर्ट हो गया। कृष ने आशी को सीट पर लिटा दिया। आशी भी काफी ज्यादा थकी हुई थी, सीट पर लेटे ही सो गई। कृष ने एक नजर अपनी दुल्हन को देखा और फिर धीरे से उसके माथे पर किस करके अपने काम में लग गया क्योंकि विला पहुंचने में अभी 3 घंटे बाकी थे। इधर दूसरी तरफ दूसरी कार में बैठे हुए आशी के सभी दोस्त हैरान थे। आज उनकी आशी की शादी कृष से हो गई और सबसे बड़ी बात ये कि आशी को अभी पता ही नहीं है वह भूत कौन है। तभी समर ने परेशान होते हुए कहा, अरे दोस्तों, अगर आशी हमसे उन भूतों के बारे में पूछेगी या उसे हमारे बारे में पता चल गया तो हमारा क्या हाल होगा? वह तो मेरी अच्छी बंद बजाएगी, वैसे ही मुझे पंच करने के लिए तैयार रहती है। तभी कैथी ने कहा, तो पंच खा लेना ना, अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हो, और वैसे भी हमने जो किया वह उसके साइको के कहने पर ही तो किया था, वरना वह एक बार फिर इधर उधर भागकर बेवकूफी करती। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि कृष आशी से शादी करना चाहता था, वह भी इतना डेस्परेट होकर क्यों? ये सुनकर नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा, तेरा क्यों से क्या मतलब है? क्या हमारी आशी अच्छी नहीं है या तुझे जलन हो रही है कि एक हैंडसम हॉलीवुड हीरो आशी का हस्बैंड है? फिर कैथी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं यार, वह बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि कृष उससे प्यार करता है, और अगर करता है तो शो क्यों नहीं करता? तूने देखा वह उसे मंडप में कितना प्रोटेक्ट कर रहा था, बिल्कुल एक आइडियल हस्बैंड की तरह। फिर रॉकी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, कृष उससे बहुत प्यार करता है,
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वह उसे कभी बताएगा। आशी को ये खुद ही समझना होगा। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाई को उसका प्यार मिल गया, और उसकी वाइफ आशी जैसी चुलबुली लड़की है, वह जरूर उसे सुधार देगी। तुम लोगों ने देखा, आज पहली बार मैंने क्रिश को हल्के हल्के मुस्कुराते हुए देखा था। और तभी कैथी को कुछ याद आया और वह चिल्लाते हुए बोली, अरे यार दोस्तों, शादी तो हो गई, लेकिन फर्स्ट नाइट का क्या? उस बेवकूफ को कुछ समझ में आएगा। और अब कैथी की बातें सुनकर सभी दोस्तों की आंखें हैरानी से बाहर आ गईं, और सभी के माथे पर पसीना। जब 120 कैथी और नताशा बेहोश। कैथी की बात सुनकर अचानक ही कार्तिक ने आगे आते हुए कहा, कैथी तुम चुप रहो, वह उन दोनों का पर्सनल मैटर है, क्रिश उसे संभाल लेगा, वह बहुत समझदार है। मुझे नहीं लगता इस बीच में हमें कुछ करना चाहिए, खास तौर से मुझे और अथर्व को, वह हम दोनों को बड़ा भाई मानती है, कुछ तो शर्म करो। रॉकी भी अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, मैं भी इस मामले में कुछ नहीं करूंगा। और समर अपना मुंह छुपाते हुए बोला, मैं भी नहीं करूंगा, वरना वह मुझे बहुत मारेगी, और अब तो वह डॉन की बीवी है, उसकी पावर भी बढ़ गई है। अब कैथी ने मायूसी से नताशा की तरफ देखा, और नताशा ने एक ठंडी सांस लेकर कैथी के हाथों में हाथ रखकर अपनी टीम बना ली, यानी वह दोनों साथ हैं। इधर दूसरी तरफ क्रिश अपना काम करते हुए बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में आशी की बॉडी हिल रही थी, वह सीट पर सोई हुई थी। और उसने जो ब्राइडल लहंगा पहना था, उसका गला बहुत ही डीप था, जिससे उसकी परफेक्ट बॉडी क्लीवेज शो हो रही थी, जिसे क्रिश चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर का पति और उसके जज्बात जाग रहे थे। क्रिश का गला सूख रहा था, न चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार आशी की बॉडी के उसी हिस्से पर जा रही थी। धीरे धीरे उसकी नजर उसके सीने से होते हुए उसकी कमर तक आ गई, और अब वह नजर और भी नीचे तक जा रही थी। क्रिश की हालत खराब हो रही थी। आशी तो दुनिया की खबर से बेखबर, मासूमियत से सो रही थी। अब क्रिश से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से अपना मोबाइल साइड में रखा, और जल्दी से आशी के दुपट्टे से उसे कवर कर दिया, वरना वो ना जाने क्या ही कर जाता। क्रिश ने गुस्से से दांत पीते हुए अपने ब्राइडल कुर्ते को अपने जिस्म से अलग करते हुए अपने आप से कहा, मुझे आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्रिश ने जल्दी से सीट से पानी की बोतल निकाली और उसे पीने लगा, लेकिन उसकी नजर अभी भी आशी की तरफ जा रही थी। लेकिन बेचारा अपनी तरफ से खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से इस बड़ी ई के टेम्परेचर को थोड़ा तेज कर दिया, और अब वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसने एक नजर आशी को देखकर अपने आप से कहा, क्या ये स्टूपिड गर्ल सोते हुए भी मुझे सेड्यूस कर रही है? शादी तो मैंने कर ली, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? कहते हुए क्रिश भी थोड़ा परेशान हो गया। लेकिन फिर जब उसकी नजर आशी के मासूम चेहरे पर पड़ी, जिसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर की मासूमियत थी और चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे जो इस वक्त उसे भी खूबसूरत के साथ साथ क्यूट लग रही थी, क्रिश के चेहरे पर भी जाने अनजाने एक मीठी सी मुस्कान आ गई। क्रिश को अचानक ही आशी की हरकत याद आ गई, जब वह भूतों से क्रिश के लिए लड़ रही थी और रो रही थी कि मेरा साइको मुझे वापस कर दो, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। क्रिश ने आशी की मासूम बातों को सुना था। क्रिश जानता है आशी उससे प्यार करती है, और उसका प्यार बहुत ही प्योर और इनोसेंट है, जिसमें हवस नहीं, सिर्फ चाहत है। अब क्रिश सिर्फ उसकी बॉडी नहीं बल्कि उसका प्यार और उसका ट्रस्ट भी पाना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी एक गलती के कारण आज ही का ट्रस्ट लगभग खो दिया था। वह जानता है आशी को सिर्फ प्यार से हैंडल कर सकता है, और यही कारण था कि उसने उसकी मासूमियत और प्यार का इस्तेमाल किया शादी के लिए, क्योंकि फोर्सफुल तो वह उससे शादी कर नहीं सकता था। अगर करता भी तो शायद वह आशी की मासूमियत को खो देता, और क्रिश आशी की मासूमियत को खोने नहीं देना चाहता था। ना जाने क्यों, लेकिन उसे भी उसकी बेवकूफियां अच्छी लगती थी। क्रिश ने उसे देखते हुए बड़े प्यार से अपने आप से कहा, शी इज स्टूपिड बट शी इज माइन। कहते हुए क्रिश ने झुककर धीरे से आशी के होठों पर किस कर लिया। लगभग 3 घंटे बाद वह लोग विला पहुंच चुके थे। सभी लोग कार में से निकलकर बाहर आए। आशी अभी तक सो रही थी, और तभी क्रिश ने उसे अपनी गोद में लेकर कार से बाहर निकाला। क्रिश की गोद में आशी को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। घर के बड़े थोड़ा परेशान होते हुए क्रिश के आगे आए और आशी को देखते हुए बोले, क्रिश, क्या हुआ आशी को? तुम इसे इस तरह गोद में उठाकर क्यों ला रहे हो? कहीं इसे चक्कर तो नहीं आ गया? कहीं ये बहुत ज्यादा रोई तो नहीं है? सभी को परेशान देखकर क्रिश ने कोल्ड वॉइस में कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही बस सो रही है। 2 दिन से काफी थकी हुई थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे उठाया। अब मैं इसे कमरे में ले जा रहा हूँ।
कहते हुए कृष ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी निकिता को कुछ याद आया और उसने कृष का रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं कृष, तुम ऐसे नहीं जा सकते, यह अपशगुन है। निकिता की बात सुनकर और उसका रास्ता रोकते हुए देखकर कृष का चेहरा डार्क हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक ही बदलने लगे क्योंकि कोई उसका रास्ता रोके उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन तभी राहुल मामले की गंभीरता को समझते हुए आगे आकर बोला, कृष, निकिता बिल्कुल सही कह रही है। आशी अब इस घर की बहू है, उसका गृह प्रवेश करवाना है, उसे नीचे उतारो। राहुल की बात सुनकर कृष ने सपाट और बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, लिसन डैड, मैं इन रिचुअल्स को नहीं मानता। मैंने शादी कर ली, वही बहुत बड़ी बात है, वह भी आपके ट्रेडिशन के हिसाब से। अदरवाइज मैं तो नॉर्मल कोर्ट मैरिज करना चाहता था। और फायरफ्लाई सोई हुई है, कोई उसे डिस्टर्ब करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिकॉज नाउ शी इज ऑल माइन। आई विल डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर दिस, नॉट यू। कहते हुए कृष ने अपनी डार्क नीली आंखों से राहुल को घूरा। लेकिन इस बार राहुल को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। राहुल ने गुस्से से कृष की तरफ देखते हुए कहा, हर बात पर आर्गुमेंट सही नहीं है कृष। जो रिचुअल्स हैं उन्हें कंप्लीट होने दो। वैसे भी शादी को लेकर आशी के कुछ सपने होंगे जिन्हें तुमने अच्छे से पूरे नहीं होने दिए, लेकिन उसकी खुशी के लिए कम से कम गृह प्रवेश तो हो ही सकता। अगर उसे बाद में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आशी, उठो बेटा। कहते हुए राहुल ने आशी को आवाज लगाई। आशी, जो इस वक्त कृष की बाहों में दुल्हन के लिबास में मासूमियत से सोई हुई थी, उसके हाथ कृष की कमर में हल्के से लिपटे हुए थे। अचानक ही राहुल की आवाज सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आंख मलते हुए आधी नींद में ही मासूमियत से बोली, मैं अभी चाय लाती हूँ बाबा। आशी की मासूमियत भरी बातों को सुनकर आसपास खड़े सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी आशी ने अपनी आंखें खोली और आसपास इतने सारे लोगों को देखकर अचानक ही हड़बड़ाई। वह जैसे ही गिरने वाली थी, लेकिन कृष ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। आशी अब अपनी आंखों को बड़े करते हुए आसपास खड़े सभी लोगों को देख रही थी और फिर कृष को देखते हुए बोली, साइको, मुझे जल्दी नीचे उतारो, क्या कर रहे हो? आशी की बात सुनकर कृष ने उसे घूरकर देखा, लेकिन फिर बिना कुछ बोले उसे चुपचाप नीचे उतार दिया। आशी जल्दी से अपना दुपट्टा संभालते हुए शरीफ बच्चों की तरह सिर नीचे करके खड़ी हो गई, क्योंकि उसे अपने बड़ों को देखकर बहुत शर्म आ रही थी। ये भारतीय संस्कार थे जो बचपन से उसे मिले थे। आशी की मासूमियत को देखकर ऐना ने मुस्कुराकर कहा, ओह, शी इज रियली क्यूट, जस्ट लाइक खुशी। ऐना ने आशी के चेहरे के नीचे अपनी उंगली रखकर उसके चेहरे को उठाते हुए बड़े प्यार से कहा, आशी, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा, कृष अब तुम्हारा पति है और अब तुम हमारे घर की बहू हो। ये सब नॉर्मल है। मुझे इतनी क्यूट सी बहू मिली है, आई एम सो हैप्पी। चलो, तुम्हारा गृह प्रवेश करवाना है, जैसे तुम्हारा हिंदू रिचुअल में होता है। कहते हुए ऐना ने आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। कृष को कुछ काम था, वह वहां से जाना चाहता था, तभी निकिता ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो कृष? दूल्हा और दुल्हन का वेलकम एक साथ होता है, थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में चले जाना, वरना अपशगुन होता है, रिचुअल इनकम्प्लीट होगा। निकिता की बात सुनकर कृष ने बेमन से एक नजर आशी को देखा और फिर एक ठंडी सांस लेकर उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी ही देर में वह दोनों विला के हॉल के एंट्रेंस पर खड़े थे। सभी नौकर और गार्ड इस रिचुअल को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से खड़े थे। घर के सभी बच्चे भी इस रिचुअल को देखना चाहते थे, क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न थे, उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। कैथी और रॉकी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। निक भी हैरानी से देख रहा था। निकिता ने आरती की थाली सजाकर ऐना को दी और उसने दूल्हा और दुल्हन की आरती उतारी, दोनों के माथे पर तिलक हुआ। फिर निकिता ने चावल से भरा हुआ कलश दरवाजे पर रखते हुए आशी से कहा, आशी बेटा, इस कलश को दाहिने पैर के अंगूठे से लात मारकर अलता की थाली में अपने पैर रखकर कदम अंदर बढ़ाओ। आशी को यह चीज बहुत अच्छी लग रही थी, उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और फिर उसने खींचकर एक लात लोटे को मारी और वह लोटा अगले ही पल उछलता हुआ कई फीट दूर जाकर अचानक ही लिंडा को लगा और लिंडा तड़पते हुए अचानक ही अपने सिर को पकड़कर खड़ी हो गई, उसके माथे से खून बहने लगा। ये देखकर घर के सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन बाकी के बच्चे अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। आशी पहले तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन लिंडा के माथे से खून देखते हुए उसने अपना नाखून चबाते हुए माफी मांगते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, आपको चोट लग गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लिंडा अपना दांत पीसते हुए तड़पते हुए आशी को घूरती हुई देख रही थी, लेकिन कृष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था।
और तभी निकिता ने अपना माथा पीटते हुए कहा, आशी बेटा, इस लोटे से फुटबॉल नहीं खेलते थे, इसे हल्का सा लात मारकर बस गिराना था। तुमने तो हॉल को स्टेडियम बना दिया। ये सुनकर आशी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कान पकड़कर अपनी जीभ बाहर निकालते हुए माफी मांगते हुए कहा, क्या, मैं सॉरी मासी, आपको पहले बताना चाहिए था ना, सब गड़बड़ हो गई, हम फिर से करें। ये सुनकर ऐना ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं रहने दो, ये भी बुरा नहीं था। वैसे तुम एक बहुत अच्छी फुटबॉलर बन सकती हो, तुम्हारा निशाना बहुत पक्का है। ये सुनकर आशी मुस्कुरा कर बोली, क्या सच्ची मॉम, मैं इतना अच्छा खेलती हूँ। आशी की मासूमियत पर सभी लोग हंस भी रहे थे और अपना माथा पीट भी रहे थे। कृष अपनी छोटी सी भोली भाली मासूम बीवी को घूर कर देख रहा था कि वह इसकी मासूमियत पर हंसे या रोए। अब निकिता ने आज तक थाल में आशी को पैर रखकर धीरे धीरे चलाने के लिए कहा था कि वह फिसल न जाए। आशी अब अपना लहंगा संभालते हुए धीरे से आलता के थाल में पैर रखती है और अब वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। सभी फूलों की बारिश उन दोनों पर करने लगे। आशी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। कृष को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह उसके चेहरे की मुस्कान को देख रहा था। तभी कृष को एक फोन कॉल आई जो बहुत जरूरी थी। कृष अपना फोन लेकर उस पर बात करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और आशी धीरे धीरे अपने रिचुअल को पूरा कर रही थी, लहंगा संभाल कर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। कृष फोन पर पूरी तरह बिजी था और तभी अचानक आशी का पैर फिसल गया। आशी के मुंह से अचानक ही कुछ निकला। सभी लोग हैरानी से आशी को देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ कर पाता। कृष फोन पर बात करते हुए अचानक ही अपने हाथों को आगे बढ़ाकर आशी को उसकी कमर से संभाल लेता है और सभी लोग यह नज़ारा देखकर एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि कृष इस तरह एक्ट कर रहा था जैसे वह अपने फोन में बहुत बिजी है और उसे आसपास का कोई ध्यान ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसका ध्यान उसकी छोटी सी बीवी पर था। उसने बड़े ही शार्प तरीके से अपनी तेजी दिखाते हुए आशी को संभाला था। अगर एक पल की भी देरी होती तो आशी मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर जाती। हैरानी वाली बात यह थी कि कृष का चेहरा दूसरी तरफ था। उसने तो आशी को गिरते हुए देखा भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसके एहसासों में उसकी बीवी थी। आशी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर कुछ पल इसी पोजीशन में थी। कृष ने उसे संभाल रखा था और थोड़ी ही देर बाद उसे वापस उसकी जगह पर सीधा खड़ा किया। उसने एक नजर आशी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कोल्ड वॉइस में बोला, संभाल कर चला करो, जाकर ड्रेस चेंज करो, ये तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। कृष ने ऐना की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। ये सुनकर निकिता ने कहा, लेकिन एक रिचुअल और रह गया है, उसे भी पूरा करना जरूरी है। कृष ने कुछ सोचते हुए कहा, उसे हम लोग शाम को पूरा कर लेंगे, फिलहाल मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं रुक सकता। कहकर कृष वहां से चला गया और आशी उसे जाता हुआ देखती रह गई। आशी की आंखों में नमी आ गई थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कृष उससे शादी करके शायद खुश नहीं है, क्योंकि वह उसे मुस्कुराते हुए देख नहीं पाई थी। हालांकि कृष कभी मुस्कुराता नहीं था। हाँ, कभी कभी आशी के ऊपर उसे मुस्कुराहट आ ही जाती थी, लेकिन आशी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। वह अपनी नम आंखों से कृष को जाता हुआ देख रही थी। तभी ऐना आगे आते हुए मुस्कुरा कर बोली, वह ऐसा ही है, तुम इस बात को माइंड मत करो, तुम कमरे में चलो, काफी थकी हुई हो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट कमरे में ही भेज रही हूँ, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ऐना ने कैथी और नताशा को आशी के साथ उसके कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर कैथी ने आशी को फ्रेश होने के लिए कह दिया। आशी भी बिना कुछ बोले चुपचाप फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर आई और क्लोजेट रूम में जाकर अपने लिए एक ग्रीन कलर की अनारकली सूट निकालकर उसे पहन लिया। अब वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसके बाल गीले थे और वह अपने बालों को हेयर ड्राई कर रही थी। और तभी नताशा अपने हाथों में श्रृंगार की थाली लेकर कमरे में दाखिल हुई और आशी को देते हुए बोली, आशी, ऐना आंटी ने तेरे लिए ये भेजा है, ये श्रृंगार का सामान तू अप्लाई कर, इसमें सुहागन का सामान है, सिंदूर और बिंदी भी। तेरी अभी अभी शादी हुई है, यह अप्लाई करना जरूरी है। वह लोग थोड़ी देर में तुझसे मिलने आएंगे। आशी ने बिना कुछ बोले वह श्रृंगार का सामान ले लिया और उसे देखते हुए सिंदूर अपनी मांग में भर लिया, बिंदी लगा ली, मंगलसूत्र तो उसके गले में पहले ही था। और तभी कैथी ने आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे आशी, तूने ये ड्रेस कहाँ से पहनी? मैंने तो तुझे कोई ड्रेस नहीं दी, तेरे सारे कपड़े तो तेरे कमरे में हैं और ये तेरे साइको का कमरा है। इस कमरे में तेरे कपड़े कहाँ से आए? सच सच बता, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था?
तुम दोनों ने अचानक शादी कर ली, तू भाग गई, ये सब क्या था? कैथी और नताशा सवालिया नजर से आशी को देख रहे थे और अब आशी ने श्रृंगार कंप्लीट करके एक ठंडी सांस लेते हुए खाना खाते हुए उन दोनों को सारी बात बता दी, कैसे वह क्रिश से पहली बार मिली थी। क्रिश का पागलपन, क्रिश का टॉर्चर, आशी का किडनैप होना, उसे बचाना, जो कुछ भी हुआ था सब। और सारी बातों को जानने के बाद कैथी और नताशा बिस्तर पर बेहोश पड़े थे और आशी उन दोनों को बेहोश देखकर डर रही थी। आगे जानने के लिए और ऐसे ही डार्क स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट हमें आगे की कहानी बनने में हिम्मत देता है। धन्यवाद।